everyone. Once again, welcome back in Blossom Hey of everyone. Fiction. सबसे पहले थैंक यू सो मच डोंट कॉल मी स्वीट हार्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं एक न्यू शानवांग वन शॉट एफ लाई हूँ जिसका नाम है कॉलिंग डेवल। इसका प्रोमो आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। सबसे पहले इस एफ़एफ़ के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें बता दूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जो स्टोरी लाइन है वो हेल और हेवन के बीच की है। जो हेवन है वहाँ पर एंजल्स रहते हैं और हेवन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हेवन जो है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे अलग अलग क्लैन्स, नी क्लैन, शू क्लैन, मू क्लैन, जेन क्लैन और जियांग क्लैन्स, ऐसे ऐसे अलग अलग क्लैन्स हैं जिसमें हेवन डिवाइडेड है। लेकिन जो लैन क्लैन है वो मतलब जो लैंस हैं वो पूरे के पूरे हेवन को रूल करते हैं। लेकिन हेवन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो किंग हर जगह नहीं जा सकते। इस वजह से अलग अलग छोटे छोटे क्लैन, छोटे छोटे पैक्स हैं, जिसकी वजह से हेवन अभी तक कंट्रोल में है और वहाँ पर एंजल्स रहते हैं। अभी करंट टाइम पे हेवन को लैन शुआन रूल कर रहे हैं, जिनकी 2 वाइफ्स थी। उनके जो सबसे पहली जो वाइफ थी और जो वहाँ की क्वीन थी, उनसे लैन शुआन को 3 बेटे थे, जिसमें से पहले थे लैन सिचैन जो कि एक अल्फ़ा थे, उसके बाद लैन सुशे जो कि एक ओमेगा था, उसके बाद लैन जैंग जो कि वो भी एक अल्फ़ा था, और उनकी जो जो छोटी वाइफ थी उनका नाम था लैन जेजी। लैन जेजी का एक ओमेगा सन था जो अभी सारे में सबसे ज़्यादा छोटा है, जिसका नाम था हे मतलब लान वांग जी। और उन लैन जेजी की डेथ लान वांग जी के बर्थ के टाइम पर ही हो गई थी। एंड अभी फ़िलहाल लान वांगजी को ऐसा लगता है कि उसका कोई गार्डियन नहीं है। जो उसका स्टेप जो ब्रदर है सिवाय लैन सिचैन के, लान वांगजी को कोई भी सही से समझ नहीं पाता। उसके फादर खुद इतना ज़्यादा लान वांगजी पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उसकी मदर तो अब है ही नहीं। और इसके अलावा जो अभी करंट क्वीन है जो उसकी स्टेप मदर है वो भी लान वांगजी के साथ इतनी अच्छी नहीं है, जिनका नाम है लैनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लान वांगजी को टॉर्चर करती हैं, नहीं, बल्कि वो लान वांगजी की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करती हैं। लेकिन कभी कभी रूड भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ रूड नहीं होती हैं। और वहीं अब हम चलते हैं हेल की तरफ। हेल को फ़िलहाल करंट टाइम में सिर्फ एक पर्सन रूल कर रहा है, जिसके मदर और फादर दोनों ही नहीं हैं, जिसका नाम है डाइलिंग पेट्रियार्क, द क्रूल एम्परर वेवुशन। वेवुशन का ऑरा इतना ख़तरनाक है, उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि उससे सारे के सारे एंजल्स डरते हैं। सारे एंजल्स, यहाँ तक कि लैन शॉन भी जानते हैं कि वो उस डेविल के एक बाल के बराबर में रही है, क्योंकि उस डेविल के पास इतनी ज़्यादा पावर्स है। और उस डेविल को हर किसी ने देखा है, उसकी एक नज़र पे अगर किसी पे पड़ जाए ना तो वो शख्स बचता नहीं है। उस डेविल के सामने आवाज़ उठाने तक की हिम्मत अभी करंट टाइम में किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं। उसकी आँखों में देख लिया ना अगर किसी ने तो वो खुद की सोल को वहीं से बाहर निकलता हुआ महसूस करता है। उसके पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं जिसका अंदाज़ा तक लगाया नहीं जा सकता। और वो बहुत कम मॉर्निंग कोर्ट और ऐसी जगहों पर जाता है। अगर कभी हेल और हेवन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो भी कभी भी वो इन मीटिंग्स में अटेंड नहीं करता, कभी भी नहीं आता। बस एक दफ़ा वो आया था, और जब वो आया था तो उसने क्या तबाही मचाई थी, इस बात का गवाह पूरा का पूरा हेल और हेवन है। वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा हमेशा उसके सर पर रहता है। उसकी बात अगर इतनी सी भी ना मानी जाए, उसके कामों में इतनी सी भी गलती हो जाए तो सामने खड़ा शख्स बचता नहीं है। और वो कहाँ पर कैसे घूमता है, कब अपेयर होता है, कब जाता है, किधर जाता है, क्यों जाता है, कोई नहीं जानता। डायरिंग पेट्रियार्क उस पूरे के पूरे हेल को कंट्रोल करता है। वहाँ पर कोई भी क्लैन नहीं है, जैसे हेवन में पैक्स और क्लैन्स हैं, हेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल का सिर्फ एक ही किंग है, एक ही मास्टर है, वो द क्रूल एम्परर डायलिंग पेट्रियार्क द वेवुशन। लेकिन वो इतना इधर जाता है उधर जाता है, ऐसा नहीं है कि वो हेल का ध्यान नहीं रखता है। और लेकिन उसने अभी फ़िलहाल के टाइम पे वेंस, जिनको डायलिंग पेट्रियार्क ने अपने पास रखा था, उसने अभी फ़िलहाल वेंस को अपनी कुछ पावर्स दी हुई हैं।
हाँ, क्योंकि वो कभी इधर घूमता है कभी उधर, ऐसे मॉर्निंग कोर्स वगैरह में तो वो आता ही नहीं है। तो इस वजह से फ़िलहाल एज अ वाइस जनरल वेन चाओ अभी फ़िलहाल कभी कभी पूरे के पूरे हेल को संभालता है, लेकिन वहाँ का किंग डार्लिंग पेट्रियार्क ही है। और वेन चाओ, वैन निंग, ये लोग डार्लिंग पेट्रियार्क के लिए वर्क करते हैं। एंजल कभी भी डेमन्स को पसंद नहीं किया करते थे, कभी भी नहीं। लेकिन कभी भी एंजल अब के टाइम पर डेविल से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो उन डीमन से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ का किंग डार्लिंग पेट्रियार्क उनको किस तरीके से ख़त्म कर सकता है वो सब जानते हैं। तो डेविल और डार्लिंग पेट्रियार्क के बारे में बोलने की हेवन तक में किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चुपके चुपके बोल ही लेते हैं। और उन लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़, उनकी बातें कभी भी उस किंग तक कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन उनको क्या पता कि वो किंग हर किसी की हर चाल पे, हर बात पे, हर नज़र पे नज़र रखे बैठा है। वो किंग सब कुछ देख रहा है, लेकिन फिर भी खामोश है, चुप है। एक टाइम पर हेल और हेवन के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। सुनने को तो अजीब लगता है, लेकिन ऐसा था। जब लैन जैसी हुआ करती थी, लैन जैसी, हाँ वही लैन जैसी और कांग सेसरन, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुआ करती थी। इसका गवाह खुद डार्लिंग पेट्रियार्क भी है। लेकिन जब से लैन जैसी गई, तब से हेवन कुछ अलग ही हो गया। लैन ये ना जाने लैन शॉन को क्या बताया, क्या समझाया और क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से एंजल्स डेविल्स को पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी वो डेविल्स के सामने कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनका डेविल किंग उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल कि वो चाहे तो एक झटके में हेवन को ख़त्म कर सकता है। इस बात को हर कोई जानता है, हर कोई। अब हम देखते हैं एक सीन। ये कम से कम नाइट का सीन है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी कि शायद आज आसमान भी खुद रो रहा है। थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, आसमान में फिसलियाँ कड़क रही हैं बहुत तेज़। और एक ओमेगा उसमें बहुत तेज़ तेज़ भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है। वो अपने वर्चू को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और अब उसके पाँव भी जवाब दे चुके हैं, क्योंकि उसके पाँव से खून निकल रहा है। उसके सर के एक कॉर्नर से खून निकल रहा है, और वो फिर भी भाग रहा है, वो रुक नहीं रहा। वो छोटा सा एंजल प्रिंस जो भागे जा रहा है, और उसे नहीं पता कि वो भागते भागते कब हेल और हेवन के बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है। वो हेवन से हेल की तरफ आ चुका है। और जैसे ही उन अल्फाज ने देखा कि वो ओमेगा उस हेवन से हेल में जा चुका है, उन लोगों को पहले डर लगा, क्योंकि इस टाइम पर हर जगह बिल्कुल सन्नाटा था। वो दो जंगल थे जो कि हेल और हेवन को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। वो बॉर्डर नहीं था, बस वो एक जंगल था जो कि हेल और हेवन को आपस में अभी फ़िलहाल कनेक्ट कर रहा था। और लेकिन उन अल्फाज ने सोचा कि इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आज उन्होंने इस प्रिंस को पकड़ लिया, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो उस किंग से शायद कुछ भी मांगे तो उन्हें मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि किंग उनमें से किसी एक से उस प्रिंस की शादी करवा दें, और फिर तो उनके पास हर चीज़ होगी। ये सोचते हुए वो अल्फाज भी, जो एंजल्स थे लेकिन एंजल्स कहलाने के लायक नहीं थे बिल्कुल भी, वो भाग गए। हाँ, वो हेवन से उन्होंने भी हेल के अंदर कदम रख दिया था, लेकिन वो नहीं जानते कि ये हेल उनकी मौत की वजह बनने वाला है। उस ओमेगा ने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि वो कब हेवन से हेल के अंदर चला गया। वो तो बस अपनी वर्च्यू को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए भाग रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसे अभी खुद का होश नहीं था। बस उसके माइंड में एक चीज़ थी कि कोई उसे बचा ले, बस कोई उसे बचा ले, या वो खुद बच जाए, वो इन अल्फाज को मार दे। लेकिन अभी उसे उसकी पावर्स नहीं मिली थी। हाँ, एंजल्स के पास बचपन में थोड़ी बहुत पावर होती है, लेकिन अभी वो ओमेगा है, और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो कोई एक अल्फ़ा नहीं है, वो 6 अल्फाज हैं, पूरे 6 अल्फ़ा। और अभी तो एंजल्स को उनकी पूरी पावर उनके सोल पार्टनर के मिलने के बाद मिलती है।
उनके 18 साल के बाद होने के बाद मिलती है। और वो एंजल अभी भाग रहा है और वो अल्फास अभी भी उसके पीछे उस हेल में भी भाग रहे हैं। वो एंजल अभी वहाँ पर कोई बहुत बड़ा सा पत्थर था, उससे टकरा कर उसी पर गिर गया और उसका सर एक दफ़ा फिर से उस पत्थर से लग चुका था। उसके पाँव में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसके वो रोब्स जो कि बिल्कुल वाइट कलर में थे वो रेड कलर में हो गए थे और वो एंजल पीछे खसक रहा था। वो उस जंगल में उस ज़मीन पर गिर चुका था। वो अपने आप को पीछे घसीट रहा था क्योंकि अब उसे चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसकी वो गोल्डन आइज़ जिससे लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने अपनी उन सिसकियों लेती हुई आवाज़ों में कहा, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को, मैंने कहा मुझे जाने दो। और वो अल्फास उस एंजल की तरफ बढ़ रहे थे और उसमें से एक अल्फ़ा ने अपनी उसी गंदी मुस्कुराहट को दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हम अपने हाथ में आई हुई सोने की चिड़िया को ऐसे ही जाने दे देंगे? तुम क्या चीज़ हो लानवांग जी, तुम खुद नहीं जानते। बस एक दफ़ा हम में से कोई भी एक या दो तुम्हें मार कर दें, फिर किंग हमारी मैच तुमसे करवा देंगे और हम भी रॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। ये बोलते हुए वो अल्फास अपनी उन गंदी नज़रों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो छोटा एंजल सिर्फ चिल्ला रहा था और बुला रहा था। वो अपने फादर, अपने एंजल किंग को बुला रहा था, बोलता, फादर किंग प्लीज़। क्योंकि ऐसा कहना है कि जब भी कोई एंजल या कोई बच्चा अपने बाप को बुलाता है तो वो आता ही है ना, ज़रूर आता है। लेकिन शायद अभी उससे कई दूर हेवन में उसे एक कमरे में लैंशॉन लेने के साथ बिजी थे और लैंशॉन ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि वांगजू उन्हें बुला रहा है क्योंकि एंजल के पास इसे ऊपर पावर होती है। लेकिन लैनी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद आपको डाउट हो रहा हो, लेकिन शायद लैन वांगजू को इतना ज़रूरी काम ना हो। लेकिन अभी ज़रूरी काम वो है जो अभी वो लोग कर रहे हैं। तो लैंशॉन भी चुप हो गए। हाँ, लैन जैसे के पास लैनी ही तो है जिन्होंने हमेशा से लैंशॉन को संभाला है, तो वो लैनी की बातों को कैसे नकार सकते हैं। वैसे भी लैन वांगजी से उन्हें इतना कुछ लेना देना है नहीं। और वहीं लैन वांगजी जो कि चिल्ला रहा था, फादर 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 प्लीज़ आइए, किंग 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 मैं बुला रहा हूँ। वो चिल्ला रहा था लगातार और वो अल्फास उनमें से एक अल्फ़ा ने आकर लान वांगजी का हाथ पकड़ा। वो जो नीचे गिरा हुआ था वो अल्फ़ा उस पर झुक गया और जैसे ही लान वांगजी को ये महसूस हुआ तो उसने उस अल्फ़ा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस ओमेगा के सर से भी खून निकल रहा था। वो चल भी नहीं पा रहा था, उसके हाथों से भी कहीं ना कहीं कट लगे हुए थे। वो बहुत तेज़ से चिल्ला रहा था कि कोई तो आ जाए। उसने अपने फादर को आवाज़ लगाई, उसने अपने पावर्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा इंजर्ड है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। वो क्या कर रहा था? वो इतने सालों बाद तो सिर्फ एक दफ़ा बाहर निकला था, हाँ, अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर। वो इस महल में लैनी और अपने फादर को ऐसे नहीं देखना चाहता था क्योंकि इसके फादर और वो उसकी मदर कभी तो उस पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी रियल मदर की डेथ थी, आज उसकी मदर की एनिवर्सरी थी। वो सिर्फ इसी के लिए बाहर निकला था कि जाकर बस वो गॉड से प्रे करेगा। लेकिन ये क्या हो गया? ये सोचते हुए वो बहुत तेज़ चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से लगातार सिर्फ आंसू निकले जा रहे थे। लेकिन फिर से कोई दूर से कोई शख्स आता हुआ नज़र आया। इतना अंधेरा था, ये रात का वक्त था क्योंकि लान वांगजी लगभग शाम से भागे जा रहा है और अब रात हो चुकी है। और उससे वो अंधेरा हल्का हटता हुआ नजर आया। वो पर्सन धीरे धीरे करके उन लोगों के करीब आ रहा था। लान वांगजी और तेज से चिल्लाने लग गया, हेल्प, कोई है? प्लीज़ बचा लो मुझे, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे इनसे बचा लो प्लीज़। और वो पर्सन जो कि उस अंधेरे में चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। एंड देन लान वांगजी सिर्फ चिल्लाया जा रहा था कि मुझे बचा लो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बस मुझे इनसे बचा लो, मुझे बचा लो। क्योंकि लान वांगजी वो इन अल्फाज के गंदे इरादे जानता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और वहीं उस डेविल किंग के फेस पर स्माइल आ गई। उसने थोड़ा सा स्माइल की, लेकिन वो स्माइल उस अंधेरे की वजह से कोई देख नहीं सकता था। और वहीं वो पर्सन चलते हुए आ रहा था
और वही लाल मांग जी सिर्फ लगातार चिल्लाया जा रहा था। एंड जैसे ही लाल मांग जी ने उस पर्सन की शक्ल देखी, उसका उसका फेस देखा, लाल मांग जी जो चिल्ला रहा था उसका मुंह बंद हो चुका था। वो अल्फाज लाल मांग जी को चुप होता हुआ देखकर चकल करते हुए बोलते हैं, हमें लगा ही था। अच्छा है लाल मांग जी, तुमने तुमने खुद 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 को हमें सौंप दिया। ये बोलते हुए वो अल्फाज हंस रहे थे। लेकिन इन अल्फाज की हंसी कुछ सेकंड की थी। वो लोग एक फोर्स के साथ आकर बहुत दूर गिरे, उन पेड़ों से भी बहुत दूर, बहुत दूर। और वही लाल मांग जी अपनी शॉकिंग आई से सामने खड़े शख्स की तरफ देख रहा था, जो इसका इतना करीब आ चुका था कि वो उसका फेस देख सके। उस मून लाइट में लाल मांग जी अपने अपनी आंखों से उस शख्स को देख रहा था। लाल मांग जी को जितना डर अभी उन्हें फास्ट लग रहा था, अभी उसे उतना उतना डर उस सामने खड़े पर्सन से लग रहा था। लेकिन उस सामने खड़े पर्सन ने उसकी उसकी इज्जत बचाई है, सोचते हुए लाल मांग जी खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। और वहीं वो पर्सन जिसका अभी बिल्कुल कोल्ड फेस था, नो एक्सप्रेशन, कुछ भी नहीं, उसने हल्का सा अपनी नज़रें घुमाई। वो इतना अंधेरा था और वो पर्सन इतनी दूर जाके घिरे थे वो अल्फाज कि उनका नामो निशान मिलना बाकी नहीं था। लेकिन वो पर्सन, उस पर्सन ने कुछ तो किया। लाल मांग जी उसकी सारी हरकतों को नोट कर रहा था। उस पर्सन ने अपनी आंखों को बंद किया एंड देन अपने हाथों को आगे किया। वहाँ से कुछ ब्लैक स्मोक निकला और वो चारों तरफ फैल गया। उस पूरे जंगल में चारों तरफ उस ब्लैक स्मोक फैलने लग गया। और वो अल्फाज, वो ना जाने कहाँ थे, वो फिर लाल मांग जी के सामने आ गए। लाल मांग जी फिर से डर कर पीछे होने लग गया। वो और ज़्यादा पीछे हो रहा था, अपने हाथों से खुद को पीछे घसीट रहा था, क्योंकि चलने के तो अभी वो काबिल है नहीं। और वहीं उस पर्सन ने अपनी कोल्ड आई से उनकी तरफ देखा और फिर उस पर्सन की, उस डेविल किंग की आंखें कुछ सेकंड के लिए तो चेंज हुई। और उन आंखों के चेंज होने का नतीजा ये निकला कि वो सामने 6 के 6 अल्फाज लाल मांग जी के सामने ज़िंदा चल रहे थे और वो लोग भीख मांग रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। वो अल्फाज भी पहचान गए थे कि ये कौन है। इतने पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं इस डेविल किंग के कि हर कोई जानता है कि ये कौन है। अपने उस पूरे ब्लैक कलर के रोब में जिस पे उसने कैप डाला हुआ था, हाँ, उसकी आंखें नज़र आ रही थी, उसका फेस नज़र आ रहा था, वो भी सही से नहीं, लेकिन उस मून लाइट के नीचे इतना तो समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एंजल से भी किसी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। उसके हेयर्स जो कि उस कार्डिगन में कवर थे। और वहीं वो अल्फाज 6 के 6 वो जल कर वहीं पर राख बन चुके थे। उसके बाद उस डेविल किंग ने लाल मांग जी की तरफ देखा। लाल मांग जी को अब डर लग रहा था। उसे क्या क्या सुना है डेविल किंग के बारे में, ये ओमेगास क्या करता है, ये सोच कर लाल मांग जी पीछे हो रहा था। जितना डर अभी उसे उन 6 अल्फाज लग रहा था, उसे सुकून तो मिला कि ये 6 अल्फाज नहीं है, लेकिन ये डेविल ये क्या करेगा, ये यहाँ क्या कर रहा है। लाल मांग जी सोचा हुआ पीछे हो रहा था। और वहीं विंग, जिसने लाल मांग जी को एक दफ़ा पूरी तरीके से स्कैन किया, फिर उसने अपने उन कदमों को बढ़ाते हुए लाल मांग जी के पास आया और उसके बाद अपने उस हाथ को लाल मांग जी के पास लेके गया और लाल मांग जी एक झटके से बिल्कुल पीछे हो चुका था। और वहीं हीलिंग चाकू से एक दफ़ा लाल मांग जी को फिर से अपनी उन कोल्ड आइज से देखा, जिसका ऑरा लिटरली में बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। उस अल्फा ने एक दफ़ा अपने उस डीप वॉइस में कहा, हिलना मत। और लाल मांग जी बिल्कुल डर चुका था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो स्टैच्यू हो गया अपनी जगह पर। और वहीं उस अल्फा ने धीरे धीरे अपने फिंगर्स को लाल मांग जी उसके उन चोटों पर, उन फेस पर फहराई, टच किया। लाल मांग जी ने अपनी आंखें बिल्कुल टाइटली बंद कर ली। वो पीछे होना चाहता है, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी फोर्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे पीछे होने नहीं दे रही। और वहीं वो डेविल किंग जो कि एक अल्फा है, लाल मांग जी जानता है, वो लाल मांग जी के फेस को टच कर रहा है। उसके उन हैंड्स को जहाँ पर चोट लगी है, वो उन सब चीज़ों को टच कर रहा है। लाल मांग जी को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। वो लग रहा है बस जम गया है। और वहीं लाल मांग जी उसे अपनी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स फील हो रहे थे। और वहीं वो अल्फा हर उस जगह पर टच कर रहा था जहाँ पर लाल मांग जी को चोट लगी थी। उसके
पूरे फेस को टच करने के बाद, उनके हैंड को टच करने के बाद उसने उसके फुट्स की तरफ देखा जो कि पूरी तरीके से घायल हो चुके थे, ज़ख्मी हो चुके थे। उस अल्फा ने धीरे से लाल मांग जी को उस रोप्स को हटाया एंड देन उसने धीरे धीरे अपने उन फिंगर से उसके उन सारी चोटों को छूना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके वो उसकी छू रहा था, अपने हैंड्स को तो ऊपर ऊपर और ऊपर लेकर जा रहा था। लाल मांग जी को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो पीछे हटना चाहता है लेकिन वो हट भी नहीं पा रहा है, वो कुछ बोलना चाहते हैं वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। और वहीं और वो अल्फा जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। लाल मांग जी की आंखों से लगातार आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे थे। अब तो लाल मांग जी को लग रहा था कि उसकी आंखों से वो आंसू भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर वो अल्फा ये सब करने के बाद अचानक से पीछे हो गया। और वहीं लाल मांग जी जिसने अचानक से अपनी आंखें खोली और देखा कि वो डेविल किंग पीछे हो गया है। वही लाल मांग जी ने वहाँ देखा जहाँ उस अल्फा ने टच किया था। जहाँ जहाँ उस अल्फा ने टच किया था वो सारी जगह हील हो चुकी थी। जहाँ जहाँ से खून निकल रहा था, लाल मांग जी ने अपने हैंड्स को मूव करके देखा। वो अपने हैंड्स को आराम से मूव कर पा रहा था। और वहीं उसने देखा कि उसके हर ज़ख्म, हर घाव सब भर चुके हैं। लाल मांग जी अपनी शॉकिंग आई से एक दफ़ा फिर उस अल्फा की तरफ देखा जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो उस मून लाइट में कोई सी एंजल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वहीं लाल मांग जी ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन उसके फुट में इतना दर्द हो रहा था, उसके सारे ज़ख्म तो भर चुके थे, लेकिन वो इतनी देर से भाग रहा है, लगभग इवनिंग से भाग रहा है, तो उसके पाँव में दर्द तो होना बनता ही है ना। लाल मांग जी लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और वो उसने सोचा कि उसे इस डेविल किंग को, वैसे ये डेविल है लेकिन इसे थैंक यू करना चाहिए। हाँ, इस डेविल किंग ने उसकी इज्जत बचाई है। ये सोचते हुए लाल मांग जी सामने झुकने वाला था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सोचा नहीं था। उस डेविल किंग ने लाल मांग जी के पास आया और ने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया। लाल मांग जी जो उसे बो करने के लिए झुकने वाला था वो बिल्कुल शॉक हो गया। उसने अपनी शॉकिंग आई से उस डेविल किंग की तरफ देखा और बोला ये क्या। उसके मुँह से कुछ अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। किसके मुँह से अल्फाज निकलेंगे अगर वो खुद डेविल किंग को अपने साथ, अपने पास, अपने इतने करीब देखेगा। और लाल मांग जी के साथ भी कुछ इसी तरीके का हो रहा था। लाल मांग जी कुछ बोला कि इससे पहले उसने महसूस किया कि वो अब उस जंगल में नहीं है। लाल मांग जी अपने आसपास देखा लेकिन ऐसे देखा वो उस तो जंगल में नहीं है, वो है हेवन के अपने उस रूम में है। लाल मांग जी अपनी शॉकिंग आई से एक बार फिर से उस अल्फा की तरफ देखा। उस अल्फा ने लाल मांग जी को उस बेड पर बिठा दिया और लाल मांग जी का क्या कर रहे हो, तो जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। और वहीं उस अल्फा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और फिर लाल मांग जी देखते देखते ही उसके सामने ही वो पर्सन धुआं बनकर बिल्कुल गायब हो चुका था। वो बिल्कुल स्मोक की तरह गायब हो चुका था। लाल मांग जी अपनी उन बड़ी बड़ी आई से सिर्फ उस जगह देख रहा था जहाँ से वो पर्सन कैसे गायब हो गया। पहले उसके फुट गायब हुए, फिर उसके हैंड्स और फिर वो खुद गायब हो गया। लाल मांग जी ने एक दफ़ा अपने फेस को स्लैप किया और फिर उसने अपने आसपास देखा, फिर उसने दोबारा स्लैप किया। उसने कहा नहीं लाल मांग जी ये कोई ड्रीम है, नहीं लेकिन ये सच है। नाइट हो गई है, मैं यहाँ पर हूँ, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। ये बोलते हुए लाल मांग जी अपने हाथों को, अपने पाँव को देख रहा था। फिर वो फ़ौरन से अपने उस बेड से खड़ा हुआ एंड जाकर उसने अपने आप को एक दफ़ा उस मिरर में देखा। वो बड़े से उस मिरर में अपने आप को देख रहा था। उसके पूरी बॉडी पर कहीं भी कोई कट का निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसने हर जगह चेक किया, अपने पाँव को चेक किया, लेकिन कहीं पर भी कोई ज़ख्म का निशान नहीं था। और लाल मांग जी को अपनी पूरी बॉडी में सिर्फ हल्का हल्का दर्द हो रहा था कि ना जाने वो कब से भाग रहे हैं, और वो भाग भी तो इवनिंग से रहा था ना, तो बस उसे हल्का हल्का दर्द था। लेकिन उन चोटों का दर्द, वो चोट, वो निशान सब ना जाने किधर जा चुके थे। और लाल मांग जी वो अपनी बड़ी बड़ी शॉकिंग आई से अपने आप को उस मिरर में देख रहा था। लाल मांग जी एक पल को यकीन कर भी लेता कि वो ये सब कुछ जो हो रहा था वो सब एक ड्रीम था, सिर्फ एक ड्रीम था, एक नाइटमेयर था। वो इन सब बातों पर यकीन कर लेता। लेकिन अगर वो अपने उन रोप्स पर, अपने उन वाइट रोप्स पर अपने उन ब्लड के निशान ना देखता, वो बिल्कुल रेड ब्लड के निशान जो कि उसकी पूरी रोप को कवर किया हुआ था, वो मिट्टी लगी हुई थी उसके पूरे रोप्स पर, लेकिन उसके पूरी बॉडी पर एक भी निशान नहीं था। लाल मांग जी को समझ नहीं आ रहा था
ये सब जो भी हुआ, ये सब कोई ड्रीम नहीं है, ये सच है। लेकिन लानवांग जी ने उस डेविल किंग को देखा। ये बोलते हुए लानवांग जी उसी मिरर के सामने बिल्कुल उस फ्लोर पर बैठ चुका था। उसे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लानवांग जी एक पल को उसे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ, वो बच गया उन 6 अल्फाज से। उसको सबको मार दिया उसने। लेकिन एक पल को उसे डर भी लग रहा था। उसे उस डेविल किंग का वो फेस याद आ रहा था। उसका वो ब्लैक कार्डिगन जिसमें वो बिल्कुल कवर था, लेकिन उसकी आँखें, वो 2 पल का जो चेंज था उसकी आंखों में ब्लैक से रेड होने का तक का सफ़र, लानवांग जी को सब याद आ रहा था। और वो अपने आप को बस उस मिरर में देख रहा था, और उसे फिर भी सुकून नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि वो कल मॉर्निंग कोर्ट में जाएगा और सबको बताएगा उसने डेविल किंग को देखा है। न जाने कितने सालों बाद डेविल किंग नजर आया, और लानवांग जी को उसने देख लिया, और उसने लानवांग जी को देख लिया। लेकिन क्या और कैसे, कौन, किस सबूत पर उसे उसकी बातों पर यकीन करेगा? कौन करेगा? वो 6 अल्फाज, उसे तो डेविल किंग ने ऐसे ही बिल्कुल राख में, खाक में बदल दिया। उनके तो बॉडी के निशान तक नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और वांग जी की बॉडी पे भी कोई ऐसा निशान नहीं है जिसे वांग जी बता दे कि वो भाग रहा था उस जंगल में। वांग जी के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। वांग जी अपनी बेबस आंखों से सामने उस मिरर में देख रहा था, खुद को देख रहा था। उसे खुशी थी वो उन अल्फाज से बच गया, लेकिन उसे डर था उस डेविल किंग का। सब जानते हैं कि डेविल किंग को बिल्कुल भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। और लानवांग जी को उसने टच किया, और सुने कि डेविल किंग को किसी का टच भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन लानवांग जी, वो तो डेविल किंग तो हेवन में भी आया था ना। हाँ, वो डेविल किंग हेवन में आ गया। वो हेवन में ना जाने क्या करेगा। लानवांग जी को डर लग रहा था, उसकी आंखों में साफ साफ वो डर नज़र आ रहा था कि किस तरीके से वो डेविल किंग हेवन के अंदर आ चुका है। लेकिन लानवांग जी को क्या पता कि वो डेविल किंग जब चाहे तब यहाँ पर आ सकता है, और जब चाहे यहाँ से जा सकता है। ऐसा ही ये रात भी निकल चुकी थी। लगभग कुछ हफ्ते ऐसा ही गुजर चुके थे, और आज वो दिन था जिस दिन हेल और हेवन के बीच में मीटिंग होती है। हाँ, वही मीटिंग जिसमें बात होती है एंजल और डेविन्स की। जहाँ पर जो गलत हुआ है उस मीटिंग में किसी की और हर चीज़ की बात होती है। ये मीटिंग हर 3 सालों में एक दफ़ा होती है, ये देखने के लिए कि क्या हेवन और हेल का काम सही चल रहा है, क्या उनके बीच में बैलेंस सही बना हुआ है, क्या उनकी दुश्मनी और तो नहीं बढ़ रही, क्या किसी एंजल ने किसी डेमन के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, और क्या डेविल ने किसी एंजल के साथ तो गलत नहीं किया। ये सोचते हुए वो मीटिंग रखी जाती है, और वो कभी हेल में होती है तो वो कभी हेवन में होती है, और इस दफ़ा वो हेवन में हो रही थी। और हेवन का वो बहुत बड़ा सा हॉल जो कि बिल्कुल वाइट कलर में था, उसे डेकोरेट किया जा रहा था बहुत अच्छे तरीके से। और एंजल्स कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, ये दिखाने के लिए कि वो डेविल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि डेविल्स भी उनके आने के लिए ऐसा ही उनका स्वागत करते हैं। और एंजल्स वो तो खुद को दिखाना चाहते ही थे कि वो हर चीज़ में परफेक्ट है, और कहीं ना कहीं एंजल्स परफेक्ट थे भी। और वो सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे, और लैंशॉन इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रख रहे थे। कभी भी डेविल किंग तो खुद आता नहीं है यहाँ पर, हमेशा वेन चाओ आता है एज अ वाइस जनरल वहाँ पर हर कुछ संभालने के लिए। तो इस बात का सुकून तो उनको था, क्योंकि उन्हें याद है लगभग 9 साल पहले, हाँ लगभग 9 साल पहले जब वो डेविल किंग आया था, उस डेविल किंग ने क्या किया था। उनके पूरे के पूरे 12 एंजल्स मौत के घाट उतर चुके थे, और वो लोग सिर्फ देखते रह गए थे। उन एंजल्स की गलती क्या थी कि उन्होंने पीठ पीछे उस डेविल किंग के बात की थी। हाँ, सिर्फ यही तो गलती थी। और कुछ एंजल्स की गलती ये थी कि उन्होंने उस डेविल किंग को टच करने की हिम्मत की थी। उसके बाद उन एंजल्स का नाम और निशान तक कभी भी हेवन में पाया नहीं गया, क्योंकि उस डेविल किंग ने उस दिन सब कुछ तबाह कर दिया था। और उस चीज़ से उभरने के लिए, निकलने के लिए हेवन को लगभग पूरे 1 साल का वक्त लगा था।
लेकिन हेवन उस टाइम कुछ कर नहीं सकता था, ना आज वो कुछ कर सकता है, क्योंकि डेविल किंग के सामने ना हेवन कुछ है और ना हेल। वो सिर्फ अपने में रहने वाला पर्सन है जो कि हेल पर राज करता है। और आज आज वो लोग खुश थे क्योंकि लगभग उन 9 साल पहले के बाद 3 दफ़ा मीटिंग हो चुकी है और 3 दफ़ा मीटिंग्स में कभी भी डेविल किंग आया ही नहीं। और आज भी हेवन के लोगों को यही लगा था कि हाँ, डेविल किंग नहीं आएगा। कहीं कहीं उनका सोचना ये सही भी था। डेविल किंग को इन सब चीज़ों में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और लगभग वो हॉल रूम में वो इवेंट स्टार्ट हो चुका था। हेल के लोग बिल्कुल एक बैरियर की तरह सिक्योरिटी लेकर आ रहे थे। उन हेल के लोगों के आसपास उन लोगों ने शील्ड्स भी लगाई हुई थी, जिससे कोई भी हेवन का पर्सन उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए। और वहीं हेवन में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, इतनी ज़्यादा टाइट थी कि कोई भी शख्स इधर से उधर ना जा सके। और इस वक्त वो बहुत बड़ा सा हॉल रूम सारे के सारे एंजल से भरा हुआ था। और हेवन के हर ऑफिशियल और हर प्रिंस वहाँ पर मौजूद था। वो चारों प्रिंस भी वहाँ पर थे, जहाँ पर लैन तिचैन लान वांग जी को तो इतना खास ध्यान दिया नहीं जाता, लेकिन आज वहाँ पर हर एंजल का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फैसले होते हैं कि कहीं किसी एंजल या डेमन के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर हर किसी का होना ज़रूरी है। और वहीं हेल के आधे से ज़्यादा डैमेज आते हैं। हेल का ज़्यादा डैमेज नहीं आ सकते, क्योंकि अगर सारे के सारे हेल के यहाँ पर आ गए तो ना जाने यहाँ पर क्या होगा। और हेल के बहुत ज़्यादा कम लोग सिर्फ हेवन में आते हैं। और वहीं अगर ये इवेंट हेल में होता तो हेवन के कुछ लोग आते जो कि ऑफिशियल से जो हाई अलर्ट पर थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हेल से लगभग 100 लोग आए थे और उन लोगों के लिए स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था। और वहीं वेंचाओ, वेनिंग और वेंचिंग, जो कि तीनों हेल को संभालने का काम करते हैं किंग की एब्सेंट में, वो लोग भी आ गए थे। और उन लोगों ने भी अपनी सीट्स ले ली थी, लेकिन वो बड़ा सा थ्रोन खाली था जो कि किंग के लिए था। लगभग 3 साल से वो थ्रोन तो खाली ही है ना, क्योंकि वहाँ पर वेंचाओ नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो वाइस जनरल है, वहाँ का किंग नहीं है। लेकिन वेंचाओ वहाँ का वाइस जनरल बनकर ही खुश है, क्योंकि किंग ने उस टाइम उन लोगों को रहने के लिए घर दिया था जिस टाइम पर उनके पास कुछ नहीं था। वो छोटे छोटे बच्चे थे मरने के लिए, और उस टाइम पर उस किंग ने उनको हेल्प किया था। वो किंग अभी लगभग 27 ईयर्स ओल्ड है। और वो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। लगभग कुछ टाइम से हेल और हेवन के बीच में कुछ हो नहीं रहा, और लान वांग भी वहाँ पर कोने में अपने फेस पर उस मास्क को लगाए हुए वहाँ पर कॉर्नर में बैठा हुआ था। और वहीं एक मुद्दा उठा उन 6 अल्फाज का। किंग ने कहा, लैंशॉन ने, कि वो 6 अल्फाज पूरे हेवन में तलाश कर लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। इस बात पर लैंशॉन ने कहा कि उन्हें नहीं पता, किसी भी डेविल ने किसी भी डेमन ने ऐसा नहीं किया। इस बात पर काफ़ी देर तक बात हुई और नतीजा ये निकला कि हेल भी नहीं जानता कि वो एंजल्स वो कहाँ गए। लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स को यही लग रहा था कि ये सारा का सारा काम डेविल्स और डीमंस में से ही किसी एक का है, लेकिन अभी वो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। वहीं यहाँ पर आज हेवन के सारे क्लैन लीडर भी थे, वो छोटे छोटे पैक्स, वो छोटे छोटे क्लैन्स, उन सब के लीडर्स भी थे। और वहीं उन लीडर्स में से एक जिन मिंग्याओ, जो कि प्रिंस था, जिन गोंगा का बेटा था, अल्फ़ा था, उसकी नज़र लान वांगजी पर थी। हाँ, वो सब हर कोई जानता है कि लान वांगजी इन सब के लिए इतना मैटर नहीं करता, लेकिन है तो वो भी एक रॉयल ब्लड ही ना, एक क्लैन का मेंबर ही ना, एक प्रिंस ही ना। और जिन मिंग्याओ को जिन गोंगशा ने बता दिया था कि उसे कुछ भी करके लान वांगजी का दिल जीतना है, उसे मार्क करना है। अगर दिल भी नहीं जीत पाया, मार्क कर दे या नोट कर दे तो वही बहुत है। क्योंकि अगर लान वांगजी एक दफ़ा जिन मिंग्याओ का हो गया तो उनके कनेक्शन रॉयल लोगों से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो रॉयल प्रिंस का पार्टनर बन जाएगा, और ये जिन क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से जिन मिंग्याओ जब से आया था उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वांगजी की तरफ था। और वांगजी भी इन सारे अल्फाज, ना सिर्फ जिन मिंग्याओ, बहुत सारे अल्फाज हैं जिन सबके नज़र लान वांगजी पर थे। लान वांगजी के लिए हमेशा कहे, बहुत दफ़ा हमेशा ही इन अल्फाज की नज़र उस पर होती है। लान वांगजी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज फिर से अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा फिर से वही इवेंट था, और एक दफ़ा फिर से लान वांगजी
यहाँ से जाना चाहता था, यहाँ से भागना चाहता था। ऐसा नहीं है लान वांगजी इंट्रोवर्ट है। लान वांगजी को आज तक कोई ऐसा मिला नहीं जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके, जिस सब कुछ वो बोल सके, सब कुछ कह सके। जब वो छोटा था तभी तो उसकी माँ चली गई, उसकी मदर चली गई। हाँ, उनसे जो बातें की हैं लान वांगजी ने, उनकी सिर्फ वही उन्हीं बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट से बातें की हैं। लैन जैसी जो कि पुरानी क्वीन थी, हाँ वो छोटी क्वीन थी, हाँ क्योंकि वो लैनी के बाद आई थी। लेकिन लैनी को लैन शॉन ने खुद पसंद किया था, और वहीं लैन जैसी को लैन शॉन के मदर फादर ने एज अ क्वीन पसंद किया था, क्योंकि उन्हें लैनी पसंद नहीं थी। इस वजह से लैन जैसी वहाँ की क्वीन थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लेडी थी, बहुत ज़्यादा रॉयल लेडी थी, एक वॉरियर थी वो। उनकी आवाज़ से सारे अल्फाज तक डरा करते थे। इस वजह से वहाँ पर लैन शॉन के मदर फादर ने लैन जैसी को एज अ क्वीन के लिए चुना था। और कहीं ना कहीं लैन शॉन भी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते थे कि लैन जैसी क्वीन के टाइटल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। भले से वो लैनी को कितना भी पसंद करती हूँ, लेकिन एज अ किंग उनकी क्वीन के लिए लैन जैसी ही परफेक्ट थी, उनका वो ऑरा ही परफेक्ट था। बैक टू द प्रेजेंट, लैन वांगजी सब अल्फाज की नज़र खुद पर से पढ़ते हुए देखकर उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो वहाँ से उठा एंड देन वहाँ से वो जाने लग गया, क्योंकि लगभग ये मीटिंग ओवर होने ही वाली थी और बहुत सारे हेवन के एंजल्स वहाँ से जा चुके थे, कुछ एंजल्स जा चुके थे। तो लैन वांगजी ने सोचा कि वो भी चला जाता है अपने रूम में, अपने क्वार्टर में, क्योंकि वो अब इन अल्फाज की गंदी नज़र खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके भाई लैन सिचैन भी सब नोट कर रहे थे, तो उन्होंने भी लैन वांगजी को परमिशन दे दी कि तुम जाओ, और लैन वांगजी अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन लैन वांगजी को क्या पता था कि उसी के पीछे जिन में गया आ रहा है, और लैन वांगजी उसके फेस पर एक मास्क था, हाँ वो सिल्क का मास्क, जिससे उसकी आंखें तो नज़र आ रही थी, लेकिन उसके लिप्स, उसकी नोज़ सब कवर थी। और वहीं लैन वांगजी जो कि बढ़ रहा था, उसे जैसे ही महसूस हुआ किसी ने उसे टच किया, लैन वांगजी फ़ौरन से पीछे पलट कर देखा, उसने देखा वहाँ पर कोई एक अल्फ़ा है, और उस अल्फ़ा जिन में गया उन्हें लैन वांगजी को पकड़ कर फ़ौरन से लैन वांगजी को पुश कर दिया एक वॉल के अराउंड। लैन वांगजी को समझ नहीं आई ये इतनी अचानक से हुआ क्या। लैन वांगजी कोई भी रिस्पॉन्स करता कि इससे पहले उस अल्फ़ा के फैंग्स निकल चुके थे। लैन वांगजी डर चुका था, उसने उस अल्फ़ा को एक दफ़ा पुश किया, लेकिन वो अल्फ़ा जो कि पीछे गिर चुका था, लेकिन वो वापस से लैन वांगजी के पास पड़ने लगे। लैन वांगजी को डर लग रहा था, बस ये फैंग्स अगर एक दफ़ा लैन वांगजी को हल्के से भी टच हो गए, उसने अगर एक दफ़ा भी लैन वांगजी को बाइट कर लिया, मार्क कर दिया, तो लैन वांगजी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी भी लैन वांगजी के साथ किसी ने करने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, उन लोगों ने पहले उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन ये अल्फ़ा तो डायरेक्टली लैन वांगजी को सिर्फ मार्क करना चाहता है। लैन वांगजी ये सोचते हुए वहाँ से भाग धीरे धीरे पीछे जाने लग गया, और उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने सोचा वो अब वो चिल्लाएगा, वो बहुत तेज़ चिल्लाएगा। ये सोचते हुए लैन वांगजी ने अपना मुंह खोला चिल्लाने के लिए, लेकिन उस अल्फ़ा ने ना जाने कौन सा स्पेल पढ़ा कि लैन वांगजी का के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लैन वांगजी को समझ नहीं आया, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है वो अपने अपने मैजिक से। लैन वांगजी अभी इतना ज़्यादा पेन नहीं था, उसने अपने मैजिक से उस अल्फ़ा को बहुत ज़्यादा पीछे पुश किया, बहुत ज़्यादा दूर। लेकिन वो अल्फ़ा पीछे जा तो चुका था, लेकिन वो फिर से अपनी पावर्स की मदद से आगे आने लग गया। वहीं उस बेंग्याओ की नज़र लैन वांगजी के पीछे से आते हुए ऑफिसर्स के पर पड़ी, क्योंकि मीटिंग तो ओवर हो चुकी थी और वो लोग अभी भी उस बैंक्वेट से मतलब उस बहुत बड़े से ग्राउंड से बाहर नहीं निकले थे। वो लोग एक कॉर्नर में थे, और जैसे ही जिन मियाओं की नज़र पड़ी सब पर, तो उसके दिमाग में एक बहुत गंदा प्लान आया। वो जैसे ही लैन वांगजी से पुश किया था, जिन मियाओ नीचे गिर गया था, और वहीं जिन मियाओ जो कि फ़ौरन से अपनी पावर्स की हेल्प लेते हुए फ़ौरन से एक रिफ्लेक्स के साथ लैन वांगजी के बिल्कुल करीब आ चुका था, और उसने लैन वांगजी को खुद पर घिरा लिया था। और अब सीन कुछ यूँ था कि जिन मियाओ नीचे था और लैन वांगजी उसके ऊपर। लैन वांगजी सोचा वो अपनी पावर्स यूज़ करेगा और उसको मार देगा, क्योंकि लैन वांगजी वीक बिल्कुल भी नहीं है। बस उस टाइम पर उसके पूरी की पूरी पावर्स भी लॉक थी, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक था। लेकिन अभी लैन वांगजी वीक नहीं है। ये सोचते हुए लैन वांगजी ने अपनी उन वाइट पावर्स को बुलाना स्टार्ट किया, और अपने हाथ में उन वाइट पावर्स को बुला ही रहा था कि उसे बहुत तेज़ अपने फादर के चिल्लाने की आवाज़ आई। लैन वांगजी के हाथों में जो उसकी पावर्स आ रही थी, वो सब एक सेकंड के लिए रुक चुकी थी। लैन वांगजी अपनी शॉकिंग आई से पहले जिन मिंग्याओ की तरफ देखा, फिर खुद की तरफ देखा, फिर खुद की पोजीशन की तरफ देखा, और फिर उसने अपनी नज़रों को घुमाकर अपने फादर की तरफ देखा, और उसको समझ में आ चुका था कि ये अल्फ़ा करना क्या चाहता है। लैन वांगजी वो बिल्कुल शॉक था। वो फ़ौरन से जिन मिंग्याओ से दूर हटा, और उसने अपनी एक पावर से फ़ौरन से जिन मिंग्याओ की तरफ अटैक किया। जो उसके हाथों में वो अपनी वाइट पावर्स को बुला रहा था, उसने फ़ौरन से जिन मिंग्याओ की तरफ अटैक किया और चिल्लाया, यू ब्लडी अल्फ़ा,
जैसे ही लान वांगजी जी इतना बोला कि उसके फादर लैन शॉन ने लान वांगजी के फेस पर एक बहुत बुरा स्लैप कर दिया था। और वहीं जिन मिंग्याओ जिसके माउथ से ब्लड निकल रहा था लेकिन उसके फेस पर एक स्मृक था, वो समझ चुका था कि आगे क्या होने वाला है। और वहीं लान वांगजी जिसने अपने फादर की तरफ बिल्कुल अपनी उन शॉकिंग आइज देखा, वो समझ चुका था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन लान वांगजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। उसने अपने फादर की तरफ देखकर बोला, फादर ये वो। और लैन शॉन उन्होंने कहा, लान वांगजी मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम जिन में के साथ क्या कर रहे हो? और वहीं लान वांगजी ने अपने फादर की तरफ देखा, बोला, फादर वो ये फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं जिन में गया जैसे जो खड़ा हुआ उसे अपने उन रोप को ठीक किया, अपने फेस पर ना जाने कितनी ज़्यादा इनोसेंस आते कहा, वांगजी तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, इस बात पर वांगजी ने जिन मिंग्याओ की तरफ देखा, तुम अपना मुंह बंद रखो। और वहीं जिन मिंग्याओ जिसने कहा, वांगजी तो तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, हम तो पिछले दो साल से एक दूसरे के साथ हैं, तुमने कहा तो तुम अपने फादर से बात करोगे। वांगजी ने अपने शॉकिंग आई से जिन मिंग्याओ की तरफ देखा, बोला, तुम अपनी मुंह बंद रखो, अपनी बकवास बंद करो। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो तुमसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। और वहीं लैन शॉन ने अपने हेड को नो में शेक किया। और वहीं लैनी आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि लैनी ना जाने क्या क्या लान वांगजी के बारे में लैन शॉन को बोला है। लैनी ये बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि लैनी जानती हैं भले से लान वांगजी एक ओमेगा है, लेकिन वो उनके तीनों बेटों से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आखिरकार वो लैन जैजी का वो रॉयल ब्लड है, वो लैन जैजी का सन है। तो उसके पास कितनी पावर है, उसके पास कितना खतरनाक ऑरा है, वो तो उसके 18 साल के होने के बाद ही पता चलेगा। और वो कुछ टाइम में 18 साल का होने ही वाला है। और अगर एक दफ़ा वो 18 साल का हो गया, उसकी फुल एंजल फॉर्म बाहर आ गई, तो लैन ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि ओमेगा होने के बाद भी वो तख्त, वो थ्रोन, वो हेवन की कुर्सी उनके बेटों के बजाय लान वांगजी के पास चली जाएगी। तो उन्होंने इतना कुछ कहा है लैन शॉन को, वो तो खुद भी जानती हैं, और उनको ये बहुत अच्छा मौका लगा। और उन्होंने आई, वो भी आ गया, उन्होंने बोला, वांगजी तो तुम जिनमिंग्या को पहले से पसंद करते तो तुम हमें बता देते, हाँ हम तुम्हारी मैरिज करवा देते जिनमिंग्या के साथ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? लान वांगजी अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो चुप नहीं रह सकता है, वो जानता है आगे क्या होने वाला है। उसने बोला, बट मदर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं लानी ने कहा, वांगजी प्लीज़ अब झूठ मत बोलो, देखो मिंग्याओ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम तो जिनमिंग्या को पसंद करते हो ना, तुमने मुझसे भी कहा था। जैसे ही लैन शॉन ने बात सुनी, उन्होंने लैनी की तरफ देखा, बोला, लैनी क्या लान वांगजी ने ऐसा कहा था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और वहीं लैनी ने कहा, वो लान वांगजी ने मुझे मना किया था कि वो आपको खुद बताएगा। और लान वांगजी अपनी शॉकिंग आई से अपने उन मदर की तरफ देख रहा था। भले से लैनी ने उसके साथ रूड बिहेव किया हो, लेकिन उसे कभी मारा नहीं, कभी टॉर्चर नहीं किया। और वहीं लान वांगजी तो उन्हें अपनी मदर समझता है ना, क्योंकि बचपन से जब से वो छोटा है तब से उसे पता है कि हाँ वो उनकी रियल मदर नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता है कि हमेशा से, जब से वो एक दिन का भी था, तब से वो हमेशा से लैनी के गोद में लिया गया है, लैनी के अपने बच्चे की तरह। वो अपनी माँ तो अपनी लैनी को समझता है ना, भले से वो जानता है कि लैन जैसे उसकी रियल मदर है, लेकिन बचपन से मदर तो उसने सिर्फ और सिर्फ लैनी को ही कहा है ना। और लैनी उसके साथ क्या कर रहे हैं? लान वांगजी ने अपने आँखों में आंसू लेते हुए लैनी की तरफ देखा, बोला, मदर मैंने आपसे ऐसा कब कहा? ये बोलते हुए वांगजी की आवाज़ बहुत ज़्यादा रोनी साउंड कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू निकल गए थे अपनी मदर को ऐसा देखते हुए। उसे बोला, मदर आप चाहती हैं, क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? लैनी उसकी तरफ देखा, बोला, लान वांगजी तो तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। हाँ, तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम जिनमिंग्या को बहुत पसंद करते हो, तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो, तो क्या हुआ? हाँ, तुमने कहा था कि तुम जिन क्लैन में जाना चाहते हो। हाँ, तुमने कहा था तुम अपने फादर को बहुत जल्द बता दोगे, तुमने बताया क्यों नहीं? और वहीं लैन शॉन ने लान वांगजी की तरफ अपनी उन कोल्ड आइज से देखा और बोला, लान वांगजी मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने सोचा था कि तुम लैन जैजी के सन हो, तो तुम ऐसे बिल्कुल नहीं होगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। और वहीं लान वांगजी अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी मदर की तरफ देख रहा था, अपने उन स्टेप मदर की तरफ देख रहा था। आज उन्हें साबित कर दिया कि हाँ, वो उसकी मदर नहीं, वो वाकई में उसकी स्टेप मदर ही हैं। लान वांगजी ने एक दफ़ा फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, मदर क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? और वहीं लैनी ने कहा, वांगजी सच बोलो। और वहीं वांगजी ने अपने फेस पर एक ब्रोकन स्माइल दी, और उसने अपने कदम
एक एक करके पीछे लेना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी नज़रों को एक दफ़ा हर तरफ दौड़ाया जहाँ पर हर अल्फ़ा अपनी आँखों में उसके लिए लस्ट लिए उसको देख रहा था, क्योंकि लान वंगजी था ही इतना ब्यूटीफुल। ना जाने हेवन और हेल में कोई भी ऐसा ओमेगा नहीं होगा जो लान वांगजी के जितना ब्यूटीफुल हो। और वहीं लान वांगजी सबकी आंखों में देख रहा था, किसी की भी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं था। उसके खुद के फादर अपनी वाइफ के प्यार में अंधे हो चुके थे, पागल हो चुके थे। और वहीं लान वांगजी पीछे हो रहा था, और वहीं हेल के लोग वेन चाओ, वेनिंग, वेंचिंग वो सब भी वहीं खड़े थे, क्योंकि अभी मीटिंग ओवर हुई थी। अभी वो जा रहे थे, लेकिन अभी वो गए नहीं थे। अभी उनका कम से कम डिनर तो वो करवा कर ही बेचेंगे हेवन वाले। तो वहीं हेवन, हेल सब वहीं खड़े होकर लान वांगजी का वो तमाशा देख रहे थे। और वहीं लान वांगजी ने अपनी उन कोल्ड आइस से एक दफ़ा फिर से जिनमें ग्याओ की तरफ देखा, और वो अभी से चांद से मारने का लान वांगजी ने ये सोचा था। लेकिन अभी अभी उसकी मदर, उसके फादर सब उसे इस अल्फ़ा को सौंप देना चाहते हैं। तो लान वांगजी हाँ, उनकी बात कैसे नकार सकता है, कैसे इनकार कर सकता है। आखिर पहली दफ़ा तो उसके फादर ने ऐसा कुछ कहा है, तो वो कैसे नकार सकता है इस बात को। उसके बाद लैन शॉन ने कहा, लान वांगजी तुम्हारी मैरिज कल के कल मैं जिन मिंग्याओ के साथ करवा दूंगा, क्योंकि मैं अपने नाम पर और ज़्यादा दाग और ज़्यादा निशान नहीं चाहता। तुमने मेरी नाक कटा के रख दी है। ये बोलते हुए लैन शॉन पीछे हो गए और वो अनाउंस करने लग गए कि मैं लैन शॉन हेवन का किंग अपने बेटे, अपने ओमेगा प्रिंस लान वांगजी की मैरिज जिन क्लैन के प्रिंस जिन मिंग्याओ के साथ फिक्स करता हूँ। जैसे ही लैन शॉन की ये बात ख़त्म हुई थी, वहाँ पर एक पर्सन के उस डार्क फेरामोन्स की स्मेल आने लग गई, और हेल के लोग उस फेरामोन्स को स्मेल करने के बाद ही काँप चुके थे। और वहीं हेवन वाले भी इनमें से कुछ कम नहीं थे। उन्होंने उन्होंने इन फेरामोन्स को 9 साल पहले फील किया था। और वहीं उन लोगों ने अपनी नज़रों को पीछे पलट कर देखा, जहाँ पर एक पर्सन उन सब के सामने खड़ा था। सबकी रूह अपनी बॉडी से निकालने के लिए काफ़ी था उसकी वो कोल्ड आइस, जिनमें कुछ भी नहीं था। उसने अपने एक एक कदम टक टक करते हुए बढ़ाते हुए आगे आया, और अब वो उस हेवन के किंग लैन शॉन के सामने खड़ा हो चुका था। वो था डार्लिंग पेट्रियार्क फेवोशियन। वो खड़ा हुआ, एंड देन उसने अपने उन कोल्ड आइस से एक दफ़ा फिर से लैन शॉन की आंखों में देखा और कहा, क्या कहा? अपनी बात फिर से रिपीट करो। और वहीं लैन शॉन जैसे ही उसने हीलिंग पेट्रियार्क की इस कोल्ड वॉइस सुना, उसकी पूरी बॉडी में ही गूज़बम्प्स आ चुके थे। भले से वो अभी कितना भी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस सामने खड़े शख्स के सामने कुछ भी नहीं है। उसने कहा, आप ये इतने ले उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और वहीं हीलिंग पेट्रियार्क ने एक स्मृक किया और चिल्ला कर कहा, तुमने क्या कहा है? मैंने कहा फिर से रिपीट करो। और वहीं लैन शॉन, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो हमेशा से सामने खड़े शख्स के सामने खुद को बहुत कमज़ोर फील करते हैं। उसका ऑरा ही ऐसा है कि अगर वो किसी के सामने किसी की आंखों में आंखें डाल कर बात करे, तो वो सामने खड़ा शख्स अपने मुंह से एक अल्फाज निकालने के काबिल नहीं बचता। और वहीं लैन शॉन ने कहा, जी वो मेरे बेटे की मैरिज मेरे जिन में गया। जैसे ही इतना ही लैन शॉन ने कहा था, हीलिंग पेट्रियार्क के एक रोर करने के और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वहीं लान वांगजी, जिसकी आंखें तो एक पल को भी हीलिंग पेट्रियार्क नहीं हटी थी, उसकी आंखों में जो लगातार आंसू निकल रहे थे, वो सिर्फ निकल ही रहे थे। वो अपनी डरी हुई आंखें के साथ उस डेविल किंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो जिन मिंग्याओ को तो जानता है, वो उसका मैरिज पहले ही नहीं करना चाहता। और जैसे ही उसने उस डेविल किंग को देखा, उसे उस रात का वाक़या, उस रात का किस्सा याद आ गया, जो वो 6 अल्फाज उसके साथ करना चाह रहे थे। उसके लिए इस पूरे हेवन में कहीं भी सेफ़ प्लेस नहीं है। लान वांगजी को ऐसा ही लग रहा था, कोई उसके लिए, कोई उसकी ब्यूटी के लिए, कोई उसके ओहदे के लिए, कोई उसकी पावर्स के लिए उसके साथ है। ये कितनी अजीब दुनिया है ना, जिनके पास पावर्स नहीं होती वो पावर्स के लिए मरती हैं, और जिनके पास पावर्स होती हैं वो चाहते हैं कि उनके पास वो पावर्स होती ही ना, उनके पास वो होता ही ना। लेकिन लान वांगजी, उसके पास सब कुछ है, उसके पास पावर्स है, उसके पास ब्यूटी है, उसके पास इतना अच्छा ओहदा है, पोस्ट है, उसके पास लैन जैजी क्वीन, द पावरफुल क्वीन के सन होने का
टाइटल भी है, लेकिन फिर भी लान वांग जी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और वहीं लान वांग जी अपनी उन आँखों से सिर्फ़ और सिर्फ सामने खड़े अपने फादर की तरफ देख रहा था और उस किंग की तरफ देख रहा था। उस किंग के सामने उसके फादर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और वहीं लिलिंग पेचियाक ने अपने उन बड़े बड़े हैंड से फ़ौरन से लेंस शुआन के उस नेक को क्रैप कर लिया। जैसे ही ये एक्शन सब ने देखा, हर कोई डर चुका था। कुछ एंजल्स तो एग्रेसिव हो चुके थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते अगर उन्होंने अपने मुँह से एक अल्फाज भी निकाला तो वो लोग यहाँ पर अभी ज़िंदा नहीं खड़े होंगे। और वहीं लिलिंग पेचाक ने उसकी लेंस शुआन की नेक को पकड़ा, बहुत तेज़ शॉक किया और कहा, क्या कहा तुमने? हाँ, लान वांग जी जिन में गया उसका होगा। ये बोलते हुए लिलिंग पेचाक ने अपनी आंखों का कलर फ़ौरन से बिल्कुल रेड में चेंज कर लिया था। वो ब्लडी रेड आइस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जिन में गयाओ की तरफ देख रही थी। और जिन में गयाओ से तो ऐसा लग रहा था कि अगर अभी कुछ सेकंड और लिलिंग पेचाक उसकी तरफ देखता रहा तो वाकई वो अपने उन हांफों को गंदा कर देगा। और जिन में गयाओ की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, बहुत तेज़ शिवर कर रही थी। और उसे लग भी रहा था कि बस अब एक सेकंड और बस जिन में गयाओ अपने उन हांफों को बहुत अच्छी तरीके से गंदा कर देगा। और वहीं फ़ौरन से वे वुशन ने लेंस शुआन की तरफ दोबारा से देखा और कहा, वो मेरा है, मेरा, समझे तुम? जैसे ही ये बात उस पूरे के पूरे ग्राउंड में हेल और हेवन के लोगों ने सुनी, हर कोई शॉक था। लान वांग जी खुद शॉक था। मेरा है मतलब? और लेंस शुआन जो कि अपनी नेक को छुड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनका वो सिर्फ स्ट्रगल ही रह गया। और वहीं एक पेचाक ने उस नेक को और ज़्यादा तेज़ से चॉक किया और फिर उसे उस फ्लोर पर फेंक दिया और कहा, मैंने कहा लान वांग जी सिर्फ मेरा है, ये बात हर कोई याद रखे। ये बोलते हुए उस डेविल किंग ने एक दफ़ा सबकी तरफ देखा और कहा, अपनी सोच में भी और अपने ख्वाबों में भी उसका नाम तक लेने की हिम्मत मत करना। ये बोलते हुए उस डेविल किंग ने अपनी उस नेक को स्क्रैच किया और फिर उस डेविल किंग को एक आवाज़ सुनाई दी। उसका वो क्यूट लिटिल ओमेगा उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और उसने किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, लान वांग जी ने कहा, क्या कहा? मैं किसका हूँ? मैं तुम्हारा हूँ। मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम्हारा नहीं होऊंगा कभी भी। हर कोई मुझे ये क्या समझता है? मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसा करो तो मुझे मार ही दो। ये बोलते हुए लान वांग जी किसी शेर की तरह लिलिंग पेचाक के सामने खड़ा हो चुका था और लिलिंग पेचाक का दिल लान वांग जी पर फ्लैट हो चुका था। उसे लान वांग जी एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक देखा, जिसके फेस पर अभी भी वो मास्क था। और वहीं लान वांग जी की इस बात को सुनकर लिलिंग पेचाक के फेस पर एक स्माइल आ गई। और वहीं लान वांग जी जो कि अभी सोच रहा था कि अगर वो लिलिंग पेचाक डेविल किंग को थोड़ा सा कुछ बोलेगा तो फ़ौरन से डेविल किंग उसे मार देगा, क्योंकि वो अपने फादर की ऐसी हालत नहीं देख सकता, वो भी उसकी वजह से। और सब लोग तो उसे कुछ समझते नहीं है ना, तो लान वांग जी मर ही जाता है उसके लिए बेटर होगा। और उसके मरने का सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि वो डेविल किंग को कुछ बोल दे और वो उसे फ़ौरन से मार देगा। ये सोचते हुए लान वांग जी ने बहुत हिम्मत करने के बाद उस डेविल किंग को कुछ ना कुछ बोल ही दिया था। उस डेविल किंग हंस रहा है। जैसे ही लान वांग जी ने देखा कि वो डेविल किंग हंस रहा है, उसने अपने उन आईज़ को बहुत ज़्यादा नैरो कर लिया। वो अपनी छोटी छोटी आईज़ को करके लान वांग जी सिर्फ और सिर्फ लिलिंग पेचाक की तरफ देखा था। और वहीं लिलिंग पेचाक जिसने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मार दूँ? इस बात पर लान वांग जी ने अपनी उन आईज़ को थोड़ा नैरो करा और फिर लिलिंग पेचाक की तरफ देखा और बहुत ज़्यादा हिम्मत इकट्ठा करने के बाद कहा, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। हाँ, समझ में आई मेरी बात? और वहीं लिलिंग पेचाक जिसने थोड़ा सा लान वांग जी की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरे नहीं हो तो किसके हो? ये बात उसने बहुत ज़्यादा डार्कली कही थी। और वहीं उसकी इस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर हर शख्स काँप रहा था। और वहीं लेनी जिन्होंने देखा कि लिलिंग पेचाक का गुस्सा बढ़ रहा है, अगर उसका गुस्सा बढ़ा तो वो हेवन को तबाह कर देगा, तो लेनी ने इनिशिएटिव लेते हुए डरते डरते कहा, हाँ हाँ, ले जाइए, लान वांग जी को ले जाइए। और वहीं जैसा ही लान वांग जी लिलिंग पेचाक ने उनकी आवाज़ सुनी और लिलिंग पेचाक ने अपनी उस नेक को मोड़ कर लेनी की तरफ देखा
उसने जिस तरीके से अपनी उस नेक को ट्विस्ट किया था, हर कोई इसको देखकर शॉक था। और वहीं हिरन पचाक ने लैनी की तरफ अपने उन डार्क आइज से देखा और एक स्प्रे किया और अपने कदम को बढ़ाता हुआ वह लैनी के पास आया। उसने लैनी के पास आने के बाद उनको ऊपर से नीचे तक एक दफ़ा ग्लेयर किया और लैनी की तो हालत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो पीछे होना चाह रही थी, वो एक कदम पीछे हो रही थी। और वहीं जैसे ही हिरन पचाक ने देखा कि वो पीछे हो रही हैं, उसने एक स्माइल किया और फिर उसने कहा, वो तो मैं उसे लेकर जाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारा सर सबके सामने लाना चाहिए पहले? लेकिन जैसे ही उसने वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके लेकिन पचाक की तरफ देखने लगी, उसने कहा किंग। उसने बोलते हुए किंग के सामने अपनी नज़रों को और अपनी गर्दन को झुका लिया, बोला कैसा सच? इस बात पर लेकिन पचाक के फेस पर और स्माइल बड़ी हो चुकी थी। उसने कहा, हाँ, कैसा सच? अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो? ये बोलते हुए लेकिन पचाक ने कुछ ब्लैक स्मोक जैसा लैनी के आसपास कवर कर दिया था और वहीं लैनी अपने आसपास उस ब्लैक स्मोक को देखकर डर चुकी थी। और वहीं लैनशॉन जो कि अभी तक उस फ्लोर पर गिरे हुए थे, वो हल्के हल्के खड़े होने लगे। बोला, क्या 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 कर रहे हैं आप? और वहीं लैनशॉन की तरफ वापस से फ़ौरन से पचाक ने देखा और कहा, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपकी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ क्या किया है? इस बात पर लैनशॉन सिर्फ और सिर्फ अपनी डरी हुई आंखों से लिंग पचाक की तरफ देखने लग गए। तो लिंग पचाक ने बहुत ज़्यादा विस्पर करते हुए कहा, एक्चुअली मैंने आपकी वाइफ के ऊपर ना ट्रुथ स्पेल कर दिया है। अब वो जो बोलेंगी, अगर उन्होंने उसमें से कुछ भी झूठ बोला तो आपकी वाइफ अभी यहीं पर चलकर मर जाएंगी इन सारे हेवन ऑफिशियल्स के सामने। ये बोलते हुए फ़ौरन से लिंग पचाक ने वापस से लैनी की तरफ देखा और लैनी के तो छक्के छूट चुके थे। लैनी ने कहा, क्या? इस बात पर लिंग पचाक थोड़ा सा पीछे हुआ। उसने फ़ौरन से अपने कुछ ब्लैक स्मोक के ज़रिए वहाँ पर अपना उस थ्रोन को अपेयर किया। हर कोई वहाँ पर देखकर शौक था, वो बड़ा सा थ्रोन। इस पर लिंग पचाक जाकर बैठ चुका था, किसी बिल्कुल किंग और के साथ। अगर वो था भी तो किंग ही ना, और वो बैठ चुका था। और वहीं उसके बाद लिंग पचाक ने अपनी उस डार्क आवाज़ में कहा, मैं अब जो कहूँगा उन सब चीज़ों का सही जवाब चाहिए मुझे। ये बोलते हुए उसने अपने एक हैंड को उस थ्रोन के एक चेयर की तरफ रख दिया था और उस पर वो टैप टैप करता हुआ लैनी की तरफ देख रहा था। उसके बाद लिंग पचाक ने कहा, लैन जैसी को किसने मारा? जैसे ही लैनी ने ये बात सुनी, उन्होंने नज़रें उठाकर फ़ौरन से लिंग पचाक की तरफ देखा और वहीं हर कोई, यहाँ तक कि लैनशॉन और लान वांगजी भी फ़ौरन से लैनी की तरफ देख रहे थे। और लैनी डर चुकी थी। उनका मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उन्होंने जैसे ही ये बोला, उनके हाथ चलना स्टार्ट कर चुके थे, उनके दोनों हाथ चल रहे थे। और वहीं लैनशॉन और लान वांगजी और बाकी सब देखकर बिल्कुल शॉक थे कि लैनी के हाथ चल रहे हैं। और वहीं एक दफ़ा फिर से अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए लिंग पचाक ने कहा, वाओ ग्रेट, मज़ा आएगा। ये बोलते हुए वो हंस रहा था और वहीं सबकी नज़र अभी लैनी पर थी। वो चल रही थी। लैनी का नहीं, मैं सच बता रही हूँ, लैन जैसे को मैंने मारा। वो दर्द से चिल्ला रहे थे और चिल्लाते हुए कहा, मैंने मारा है। ये बोलते हुए उनके दोनों हाथों की वो फायर वहाँ बिल्कुल बंद हो चुकी थी, वो बुझ चुकी थी। और वहीं जो लिंग पचाक भी उस स्टोन पर बैठा हंस रहा था, उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। उसने लैनी की तरफ देखा और बोला, मुझे पता था, और लेकिन मैं सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है लैनी, तो ऐसे ही बच जाएगी? ये बोलते हुए लिंग पचाक ने बहुत ज़्यादा डार्कली लैनी की तरफ देखा और बोला, अब मेरा दूसरा सवाल, लान वांगजी के बारे में आज तक तूने जो लैनशॉन को बताया है, क्या वो सब सही है? इस बात पर लैनी अब और ज़्यादा तकलीफ़ झेलना नहीं चाहती थी, भले से वो ना जाने कितने टाइम के लिए उस जेल में बंद हो जाएं, लेकिन वो फिर भी कुछ भी कर अब झूठ नहीं बोल सकती ना, वो झूठ बोलेंगी क्योंकि वो मरना नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा, मैं झूठ बोला है मैंने, सब ऐसा कुछ भी नहीं है। लान वांगजी ने आज तक किसी अल्फाज के साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं की।
और नहीं, वहीं लैंशॉन देखकर बिल्कुल शॉक थे और लान वांग जी, क्या उसने नाइट्स बन की क्या? लैनी ने लैंशॉन को ऐसा कहा? और वहीं लान वांग जी अपनी उन आंखों में आंसू लेकर अपने फादर की तरफ देख रहा था। हाँ, कि उसके फादर ने यकीन भी कर लिया, ट्रस्ट भी कर लिया। ये बोलते सोचते हुए लान वांग के फेस पर एक बहुत ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी और लैंशॉन ने भी वो स्माइल नोट की थी। वो आगे बढ़कर कुछ बोलते कि वहीं हीलिंग पेचाक ने चिल्लाते हुए कहा, लैंशॉन अपनी जगह से हिलना मत। जिसने लैंशॉन ने ये बात सुनी, वहीं पर खड़े हो चुके थे। लैंशॉन की आंखों से भी एक आंसू निकल चुके थे। और वहीं हीलिंग पेचाक उसने एक दफ़ा फिर से अपनी आवाज़ को रेस किया और कहा, लगभग 6 हफ्ते पहले उन अल्फाज को लान वांग जी के पीछे किसने भेजा था? और वहीं लैनी ने कहा, मैंने भेजा था। और वहीं हीलिंग पेचाक के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। लैनी जो सोच रही थी कि वो बच जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हीलिंग पेचाक का गुस्सा साथ में आसमान पर था और उसने अपनी आंखों से ही कुछ रेस को निकाला। वो रेस फ़ौरन से लैनी के अंदर जा चुकी थी और लैनी बहुत बुरी तरीके से वहीं पर सबके सामने ज़िंदा चल रही थी। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सबके कानों में जा रही थी, लेकिन अभी अभी कोई कुछ करना नहीं चाहता था या कोई कुछ कर नहीं रहा था। ठीक है, सब समझ रहे थे कि लैनी ने क्या क्या किया है और ना जाने लैनी और क्या क्या कर चुकी हैं। और वहीं लैनी उनके तीनों बच्चों के सामने वहीं जलकर मर चुकी थी। उनके बच्चों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, बहुत की, लेकिन लैंशॉन ने अपनी पावर्स की मदद से उनके मुंह पर बंद कर दिया था। उनके मुंह पर साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था। उनको उनकी जगह पर फ्रीज कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर उनके तीनों बच्चे, मुझको पता है कि अगर आगे आए तो ये डेविल किंग उनके तीनों प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। और लैनी ने जो किया है उसके लिए सज़ा ठीक है, काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने लैन जैसी को मारा और उन्होंने ना जाने क्या क्या भी किया होगा। और वहीं हीलिंग पेचाक जैसे सबकी तरफ देखा और अपने हाथों को क्लैप के स्टाइल में बजाने लग गया। उसने क्लैप करते हुए कहा, मुझे लगा था कि यहाँ पर हेवन के एंजल्स बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक और शातिर होते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर एक भी ऐसा एंजल नहीं है जिसके पास दिमाग नाम की चीज़ भी हो। ये बोलते हुए हीलिंग पेचाक उस स्ट्रोन से खड़ा हो चुका था। उसने लान वांग जी की तरफ देखा और अपने कदम को बढ़ाता हुआ वो लान वांग जी के पास पहुँचा। उसने अपने हाथों से लान वांग जी के हाथों को पकड़ा और लान वांग जी अभी बिल्कुल शॉक था कि क्या लैनी ने ही उसकी रियल मदर को मारा और क्या क्या पर लान वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। तो उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वहीं हीलिंग पेचाक जिसने लान वांग जी का हाथ पकड़ा और एक डीप शाय किया और बोला, चले बेबी घर। ये बोलते हुए वहाँ से वो गायब हो चुका था। और वहीं हेल और हेवन, हर कोई सिर्फ वहाँ पर उन लोगों को ब्लैक स्मोक से निकलते हुए देख रहा था। वो लोग ऐसे गायब हुए थे उस पूरे के पूरे मीटिंग से, उस पूरे हेल और हेवन के बीच से, कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और वहीं लान वांग जी ने इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस शौक था, बिल्कुल शौक था। और वहीं लान वांग जी ने देखा कि वो कहीं पर है, वो किसी जगह पर है, लेकिन लान वांग जी के पास इतना भी टाइम नहीं था वो कुछ रिएक्ट कर पाए। उसके माइंड में तो बस कुछ चीज़ें चल रही थी, उसकी वही कुछ चीज़ें। और वहीं जैसे हीलिंग पेचाक वो उसे एक रूम में लेकर अपेयर हो जाए, उसने लान वांग जी उस हालत की तरफ देखा जिसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। लगातार उसके फेस पर उसका वही मास्क था और उसके आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो गोल्डन आइज बस आंसू से भीगी हुई थी। और वहीं हीलिंग पेचाक ने लान वांग जी की हालत को समझते हुए लान वांग जी की तरफ देखा, बोला, लानसान, लिटिल एंजल। उसने इतना ही कहा कि लान वांग जी उस फ्लोर पर नीचे गिर गया और गिरते हुए अपने हाथों को फ्लोर पर मारने लगा और बहुत तेज़ से रोने लग गया और बोला, मैंने कैसा क्या किया ना, मेरे साथ ये था कि वो मैंने मेरी मदर को मारा। लैनी ने, मैं तो उनको मदर बोलता था ना, उन्होंने। और लान वांग जी के बस माइंड में बस वही चीज़ें चली जा रही थी कि लैन जैसी को लैनी ने मारा। वही लैनी जिसे वो बचपन से लैनी को बोलते हुए घूमा करता था, उसके पीछे मदर मदर मदर। और उस दिन अगर ये डेविल किंग उसके पास नहीं आता, वो 6 अल्फाज उसके साथ ना जाने क्या करते। और ये सब भी लैनी ने करवाया था, ये बगैर सोचे हुए कि वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा बचपन से उन्हें उनके पीछे मदर कहता हुआ उन्हें घूमता हुआ आया है। और उसके फादर ने एकदम ब्लाइंडली अपनी वाइफ पर ट्रस्ट कर लिया कि उसका बेटे का कैरेक्टर ऐसा है। हाँ, वो नाइट स्पेंड करता है, उसका बेटा इतना ख़राब है, इतना गिरा हुआ है। उसके फादर हमेशा से
लाल नाग जी को ऐसे समझते हैं। और आज आज जो अल्फाज उसकी जब देख रहे थे, किस तरीके से देख रहे थे, आज उसके ब्रदर, जब झिनमिंगाओ की बात है तो उसके ब्रदर लैन सिचेन और कोई भी उसके पास नहीं आया, उसे संभाला नहीं, उसे कुछ भी नहीं कहा। एटलीस्ट उसके ब्रदर तो उसके लिए स्टैंड ले सकते थे ना, लेकिन लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये सोचता हुआ लान मांग जी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर वहीं पर रो रहा था। और वहीं हिलिंग बचाक के दिल पर लान मांग जी का एक एक आंसू बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा था। और वहीं हिलिंग बचाक जो कि फ्लोर पर वैसे ही बैठ गया और उसने लान मांग जी को बहुत टाइटली हग कर लिया। और लान मांग जी, उसे नहीं पता वो किसके सामने है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली उसने भी फॉल्स सीलिंग पे चाक को हक कर लिया। उसे भी कभी कोई चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसे संभाले। आज तक किसी ने उसे नहीं संभाला। वो ना जाने कितना वो टूटा है, बिखरा है, लेकिन आज तक कभी उसे किसी ने नहीं संभाला। वो हमेशा खुद ही संभल जाया करता था। वो छोटा सा बच्चा अभी भी सिर्फ वो 17 साल का ही जो था, वो फूट फूट कर उसके सामने रो रहा था, अपने दिल के हाल को बयां कर रहा था, जिसने आज तक किसी के सामने कुछ नहीं बोला। और वो इस डेविल किंग, जिसको सब लोग रूथलेस मर्सिलेस कहते हैं, जिसके पास दिल नहीं है, उसके सामने अपने दिल को खोल कर रख रहा था, अपने हर अल्फाज को बताया था, अपने हर जज्बात को बता रहा था। और बहुत तेज़ रो रहा था। उसने रोते हुए कहा मैंने क्या किया था, मैंने की जगह क्यों क्या बिगाड़ा था, गॉड ने मेरे साथ ये था क्यों किया, हाँ बोलो। वो अब हंसने लग गया था। वो रोते रोते हुए हंस रहा था। मुझसे हंसते हुए बोला मैं सबके लिए कर्ज हूँ ना। मदर के पास गया तो उनको मदर ने मार दिया, फादर के पास गया तो मेरे ब्रदर लांचन वो कितने अच्छे थे ना, हाँ। और जिनमें गया वो जब आया, वो इतना कुछ गलत कर रहा था। फादर मुझे जिनमें गया के साथ भेज रहे थे, लेकिन फादर कुछ भी नहीं कहा। मेरे ब्रदर्स ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, है ना। ये बोलते हुए लाल मांग जी किसी साइको की ट्रैक कर रहा था। करते हुए वो हल्का सा धीरे से लिन पचाक से पीछे हटा। लिन पचाक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी लाल मांग जी रो रहा था, अब नॉर्मल हो गया और अब हंस रहा है। और वो हंसे हुए किसी बच्चे की तरह करते हुए उसने क्लैप करते हुए बोला कितना अच्छा है ना। तो तुम्हें सब पता था ना, हाँ मेरी मदर को किसने मारा। और मैं सबसे अनजान था, मेरी मदर को किसी ने मार दिया, और जिसने मेरी मदर को मारा मैं उसी को मदर बोलता था, है ना। ये बोलते हुए लाल मांग जी अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए हंसते हुए रिंग पचाव की तरफ देखा था। और रिंग पचाव उसके दिल के ना जाने कितने टुकड़े हो रहे थे। उसे फ़ौरन से लाल मांग जी को फिर से एक दफ़ा अपनी एम्ब्रेस में बहुत टाइटली ग्रैब कर लिया और बोला वांग जी कम डाउन हो जाओ। और वहीं वांग जी उसकी चेस्ट पर बहुत तेज़ से हिट करने लगा। बोला किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया, मैंने क्या गलती थी। ये बोलते हुए बस लाल जी रो रहा था। ना जाने कितनी देर तक लिन पचाक उसने लाल मांग जी को अपनी उन्हीं एम्ब्रेस में बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखा और उसके कानों में धीरे धीरे स्वीट वर्ड्स बोलने लगा। और उसने विस्पर करते हुए कहा उसके ईयर में, वांग जी तुम मेरा गिफ्ट हो, तुम मेरा वो लास्ट गिफ्ट हो जो मेरी मदर ने मेरे लिए दिया था। तुम नहीं रह सकते, तुम नहीं टूट सकते वांग जी, तुम नहीं टूट सकते। मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में इतनी देर हो गई। मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए बस वो उसके कानों में विस्पर किया जा रहा था। और वहीं लाल वांग जी इसने बहुत ही ज़्यादा टाइटली लिवचाक को बिल्कुल बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ था। और फिर लगभग ना जाने कितना टाइम बाद लाल वांग जी रोता रोता ही लिवचाक की बाहों में अनकॉन्शियस हो चुका था। और जैसे ही बचाक ने ये रियलाइज़ किया कि लाल मांग जी की ग्रिप लूज़ हो गई है, उसने फ़ौरन लाल मांग जी के फेस की तरफ देखा, जिसके फेस पर ना जाने कितने आंसू थे। और वो अनकॉन्शियस हो चुका था। वहीं इस बचाक ने उसके फेस को हल्का हल्का टैप करके कहा वांग जी लांजन क्या हुआ है, उठो 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 उठो। हाँ बच्चा क्या हुआ है, हाँ एंजल क्यूट लिटिल एंजल सुनो। और ये बोलता हुआ किसी बच्चे की तरह पैम्पर करता हुआ बचाक लाल मांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था। हाँ उसने कभी भी चीज़ें की ही नहीं है, वो कभी किसी के साथ रहा ही नहीं है, उसे नहीं पता कि लोगों को कैसे उठाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। हाँ उसे सोचते हुए लाल मांग जी को आराम से उठाया एंड देन उसने उस बेड पर उसे लिटा दिया। वो अभी जिस जगह पर थे वो जगह बहुत खूबसूरत थी और लाल मांग जी उस जगह की खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद लगा रहा था। लगभग 2 दिन के बाद हिलिंग बचाक ना जाने लाल नाग जी को कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से पैम्पर किया था, ना जाने कितने अच्छे तरीके से लाल नाग जी का केयर किया था। क्योंकि लाल नाग जी वो ये 2 दिन बहुत ज़्यादा हाई फीवर से गुजर रहा था।
लाल मांग जी को बहुत ज़्यादा बुखार था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। वो इतना रोया था, उसे इतना ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन फ़ील हो रहा था कि लाल मांग जी अपने उन अनकॉन्शियस स्टेट से उठने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। और वहीं पचाक उसे नींद में ही उठा कर ना जाने कुछ खिला दिया करता था, कुछ करा करता था। आखिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर फ़ौरन से लाल मांग जी को दे रहा था। वो हील कर सकता है, हाँ, वो लाल मांग जी को हील कर सकता है, उसकी वो चोटें हील कर सकता है। वही चोटें जो लाल मांग जी के हाथ पाँव में लगी हुई हैं, लेकिन वो लाल मांग जी के उन दिल के ज़ख्मों को ठीक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसे जो चोट उसके अपनों ने उसके दिल पर दी है, उसकी बॉडी पर दी होती तो फ़ौरन से हीलिंग पचाक को सेकंड नहीं लगते लाल मांग जी को हील करने में। लेकिन वो चोटें लाल मांग जी के दिल पर लगी हैं, जिसे हील करना ना जाने कितना मुश्किल है। और अगर एक दफ़ा हील कर दिया, लेकिन फिर भी लाल मांग जी उस दिल को पहले जैसा नहीं बना सकता, बिल्कुल भी नहीं बना सकता। हीलिंग पचाक ना जाने कितने टाइम से सिर्फ लाल मांग जी का सपना देख रहा है। वो लाल मांग जी को चाहता है, लेकिन वो उसे टाइम देना चाहता था, एटलीस्ट इतना कि वो 18 साल का हो जाए। लेकिन जिस दिन हीलिंग पचाक ने ये महसूस किया कि लाल मांग जी हेल्प के लिए पुकार रहा है, वो हेल में है, फ़ौरन से हीलिंग पचाक लाल मांग जी के पास पहुंच चुका था, क्योंकि वो चाहता था कि एक दफ़ा लाल मांग जी 18 साल का हो जाए, फिर वो अपनी मदर के गिफ्ट को जो उन्हें मरते हुए हाँ हीलिंग पचाक को दिया था, उस गिफ्ट को संभाल कर रखेगा। हीलिंग पचाक ने तो यही सोचा था। लेकिन तब जब लाल मांग जी अपनी एक्चुअल एज पर आ जाएगा, लेकिन अभी वो उसकी एक्चुअल एज से 18 साल से पहले उसे यहाँ पर ले आया है, क्योंकि उस दिन जैसे लाल मांग जी की हालत हीलिंग पचाक ने देखी थी, उसके दिल से लग रहा था कि ना जाने कितनी ज़्यादा डार्क पावर निकल रही है। उस दिन के बाद से हीलिंग पचाक कभी खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाया। उसका बस न चलता कि वो उसी दिन भाग कर लाल मांग जी के पास आ जाता, उसे यहाँ पर लिया था। लेकिन वो उसे एक्चुअल एज तक लाना चाहता था। लेकिन उस दिन हालत देखने के बाद लाल मांग जी की हीलिंग पचाक ने सोच लिया कि वो बिल्कुल भी लाल मांग जी को यहाँ नहीं छोड़ेगा। ये सोच हुए हीलिंग पचाक लाल मांग जी के उन लॉन्ग हेयर्स में अपने फिंगर्स को फैला रहा था और लाल मांग जी के उस इनोसेंट फेस की तरफ देख रहा था, क्योंकि लगभग 2 दिन से तो लाल मांग जी अनकॉन्शियस स्टेट में ही है। ना जाने उसे कितना ज़्यादा बुखार है, कितना ज़्यादा फ़ीवर है। हीलिंग पचाक उसके दिल के ज़ख्मों को ठीक नहीं कर सकता, उसकी बॉडी पर लगे हुए हर ज़ख्म को वो ठीक कर सकता है। कोई भी चोट लगी हो उसकी बॉडी पर, विदिन सेकंड, 1 सेकंड भी ना लगता है हीलिंग पचाक को उन सब चीज़ों को ठीक करने में। लेकिन अभी लाल मांग जो चोटें लगी हैं वो उसके दिल पर लगी हैं, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी हैं। हीलिंग पचाक उनके दिल को उस तरीके से नहीं कर सकता। उसकी बॉडी पे लगे हुए हर ज़ख्म को, हर चोट को हील कर सकता है, लेकिन उसके दिल को कैसे हील करे, कैसे? लाल मांग जी को देखते हुए हीलिंग पचाक को अपनी मदर का वो गिफ्ट याद आ रहा था, जब लगभग 17 साल पहले, हाँ लगभग 17 साल पहले, 17 से 18 साल ही हुए होंगे ना, जब विंग वो छोटा सा बच्चा अपनी मदर और अपनी आंट के आसपास घूमा करता था, भागा करता था। किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदर, अपनी उस आंट का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कि उसे बस अटेंशन चाहिए हुआ करता था। और फिर हीलिंग पचाक को वो सेकंड याद आया, वो पल याद आया जब उसकी मदर की डेथ हो रही थी। उसकी मदर ने उसके हाथों को टाइटली होल्ड करते हुए कहा था, विंग मुझसे वादा करो, हाँ तुम बच्चा मुझसे वादा करो, तुम वाघ जी का ध्यान रखोगे, हाँ उसका नाम वाघ जी है, हाँ लगभग 1 महीने पहले ही आया है, हम मिल नहीं पाए उससे, लेकिन तुम उसका ध्यान रखोगे। जाती चली गई, हाँ जाती चली गई, तुम्हें उसका ध्यान रखना है बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं रह पा रही। ये बोलते हुए कांगसरन ने अपनी डेथ को गले लगा लिया था, और फिर उसकी आंखों से एक दफ़ा फिर से एक आंसू निकल गया, और वो लाल मांग जी को देखने लग गया। लाल मांग जी, उसकी मदर का वो आखिरी तोहफ़ा, उसकी मदर का वो आखिरी गिफ्ट जो उसकी मदर उसे देकर गई थी, उसका ख्याल रखने को कहा था। और शायद विंग उसका ख्याल रखने में फ़ेल हो गया, बहुत ज़्यादा फ़ेल हो गया। बस वो चाहता था कि वो लाल मांग जी उसे एक्चुअल एज पे पहुंचने दे, फिर तो वो ले आता ना। लेकिन वो हेवन के लोगों ने क्या किया लाल मांग जी के साथ, ये सोचते हुए बस हीलिंग पचाक लाल मांग जी की तरफ देख रहा था। वो बस लाल मांग जी के काबिल बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाए कि वो सबसे लाल मांग जी को प्रोटेक्ट कर ले। तभी तो वो लाल मांग से दूर था ना, तभी तो वो कब से सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में नहीं था, कब से वो अपनी पावर्स को बढ़ाने की और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और उसके इसी वक्त में कि वो और ज़्यादा वक्त ले रहा था, इसी वजह से शायद लोगों ने उसके लाल मांग जी को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। ये सब सोचते हुए हीलिंग पचाक खुद को ही ज़्यादा कसूरवार ठहरा रहा था, खुद को ही ब्लेम कर रहा था, खुद को ही गिल्टी फील करवा रहा था।
और वही लाल मांग जी जिसने धीरे धीरे अपनी आँखों को खोला, उसके सर में बहुत तेज़ पेन हो रहा था, सब बहुत ज़्यादा तेज़। उसने अपनी आँखें खोल कर एक दफ़ा इलिंग पचाक की तरफ देखा, और जैसे ही उसने इलिंग पचाक की तरफ देखा, पहले उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे ही उसे याद आया, वो फ़ौरन से उठकर उस बेड पर से बैठ गया। उसे बेड पर से बैठते हुए कहा, "हाँ, तुम" ये बोलते हुए लाल मांग जी पीछे होने लग गया। और इलिंग पचाक जिसने लाल मांग जी को बिल्कुल खुद से दूर कर दिया, वो बिल्कुल पीछे जाके खड़ा हो गया। वो लाल मांग जी को देख रहा था। वो जानता है कि शायद लाल मांग जी से डर रहा होगा, क्योंकि इलिंग पचाक भी जानता है कि उसकी इमेज कैसी है सबके सामने। और वैसे भी इलिंग पचाक खुद जानता है कि उसने ऐसे काम किए हैं, तो उसकी ऐसी इमेज बनना ज़रूरी ही है, क्योंकि वो कोई एंजल नहीं है, वो एक डेविल है, वो भी डेविल का किंग। तो उसकी ऐसी इमेज बनना ज़रूरी भी था। वैसे ही लाल मांग जी की तरफ इलिंग पचाक अपनी उन खाली आँखों से देख रहा था, लेकिन उनमें कुछ तो इमोशंस थे जो लाल मांग जी हुई पढ़ने से, समझने से बहुत दूर था, बहुत दूर। और वहीं लाल मांग जी ने इलिंग पचाक की तरफ देखा, पर तुम मुझे यहाँ यहाँ क्या क्यों लाए हो? मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं किया। ये बोलते हुए लाल मांग जी पीछे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पीछे हो रहा था, उसके माइंड में वही विजन, वो कल वाले विजन चले जा रहे थे। वही लैनी का मरना, लैनशॉन का उस पर डाउट करना, हाँ, उसके भाइयों का उसके लिए कुछ ना बोलना, जिनमिंग्याओ का उसको फोर्स करना, उन सारे अल्फाज का उसको फोर्स करना। जैसा लाल मांग जी के दिमाग में सब आया था, उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी, लाल मांग जी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लाल मांग जी तुमने ऐसा क्यों किया? और लाल मांग जी अपने दोनों कानों पे हाथ रखे बोला, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बोलते हुए वो अपने चिल्लाने लग गया। और इलिंग पचाक जैसे ही उसने देखा कि लाल मांग जी अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्ला रहा है, फ़ौरन से इलिंग पचाक उसके करीब आया। उसने लाल मांग जी को फ़ौरन से एक दफ़ा फिर से क्या बोला, लिटिल एंजल चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे पास, हाँ मैं हूँ, गा तुम्हारे पास हैं। जैसे ही इतनी ज़्यादा स्वीट काम वॉइस और इतनी ज़्यादा काम फेरोमोन्स लाल मांग जी ने फील किए, वो भी काम होने लग गया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ वो किस पर्सन के एम्बुलेंस में है, वो उससे छूटना चाह रहा था। और वहीं इलिंग पचाक ने भी ज़्यादा प्रोटेस्ट ना करते हुए लाल मांग जी को अपने उस एम्बुलेंस से फ्री कर दिया। उसने लाल मांग जी की तरफ देखा, उसके फेस की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है? नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं कर रहा। अगर हार्म करना होता ना, पिछले 2 दिन में तुम्हें हार्म कर दिया होता मैंने। ये बहुत ज़्यादा डीपली बात कही गई थी, लाल मांग जी की आंखों में देखकर लाल मांग जी से कही गई थी। और लाल मांग जी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल पॉज सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की तरफ देखने लग गया, जिसे सब लोग ना जाने क्या क्या बोलते हैं, कितना बड़ा डेविल, कितना बड़ा डीमन, जिसने ना जाने कितने लोगों को मार दिया है। वो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, इतनी ज़्यादा हम्बली, इतनी ज़्यादा काइंडली, वो भी लाल मांग जी से बात कर रहा है। लाल मांग जी अपनी आंखों में स्टार्स लेकर सिर्फ और सिर्फ इलिंग पचाक की तरफ देख रहा था। उसने कहा, तुम पक्का मुझे हार्म नहीं करोगे ना? इस बात पर इलिंग पचाक ने अपने हाथों को आगे किया, बोला प्रॉमिस नहीं करूँगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ को आगे किया कि लाल मांग जी भी उसे प्रॉमिस करे। और वहीं लाल मांग जी ने अपने उस हाथ को हल्का सा आगे बढ़ाया, एंड देन फ़ौरन से इलिंग पचाक के हाथ पर रखा, बोला प्रॉमिस। इस बात पर इलिंग पचाक के फेस पर एक स्माइल आ गई, और इस स्माइल में लाल मांग जी भी गुम हो चुका था। वो स्माइल थी इतनी प्यारी, इतनी क्यूट। वहीं लाल मांग जी को जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी टाइम से इलिंग पचाक की उस स्माइल को देखकर उसमें गुम हो चुका है, वो थोड़ा सा पीछे हटा और उसने कहा, तुम तुम मुझे वापस हेवन में छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ यहाँ से। और वहीं इलिंग पचाक जो कि अपनी वो इमोशनल क्यूट आंखें दिखा रहा था और अपनी वो प्यार से स्माइल पास कर रहा था, जो वो किसी को नहीं करता, उसने जैसे ही ये सुना, उसे ना जाने क्या हुआ, और वो पीछे हटा और उसने अपने मन में ही और हल्का सा ममल करते हुए कहा, हाँ एक तो मैं इसको वो स्माइल दिखा रहा हूँ जो मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, इतने क्यूट के साथ पेश आ रहा हूँ, और ये मुझसे इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। ये बोलते हुए इलिंग पचाक ने अपनी आई को रोल किया, और ये आई रोल लाल मांग जी के भी आंखों से बिल्कुल भी बचा नहीं था। और वहीं इलिंग पचाक जिसने ये करने के बाद थोड़ा पीछे हुआ, और अभी अपनी वही कोल्ड और रूट टोन में आते हुए उसने कहा, कुछ खाओगे? इस बात पर लाल मांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं खाना मुझे। उसके बाद इलिंग पचाक ने फिर से पूछा, मैंने कहा कुछ खाओगे? इस बात पर लाल मांग जी ने कहा, ऐसा करो मुझे जाके पॉइजन ला के दे दो, मर जाऊँगा मैं। और वहीं इलिंग पचाक जिसके फेस पर एक स्मेक आया, और उसने कहा, नो स्वीट हार्ट, पॉइज़न तुम्हें ज़रूरत नहीं है पॉइज़न की, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से बहुत ज़्यादा पॉइज़न भरा हुआ है। सो स्वीटी उसको छोड़ो और बताओ अभी तुम क्या खाओगे? इस बात पर लाल मांग जी ने उसको क्लियर किया और बोला, क्या मतलब है मेरे अंदर पॉइज़न भरा हुआ है? इस बात पर इलिंग पचाक ने चक्कर किया, बोला, हाँ इस बात का मतलब तो तुम भी जानते हो,
ये बोलते हुए पचाक बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ से वॉक करता हुआ उस रूम से बाहर निकल गया था। और लानवांग जी वो तो बस वहाँ पर डम्फाउंडेडली वहीं पर बैठा हुआ रह गया। तभी वो पर्सन कितना क्यूटली कितना अच्छे से बात कर रहा था, उससे वो वाली भी सीन याद आया जब वो इतने प्यार से उसे कंसोल कर रहा था। और अभी ये पर्सन अभी से एटीट्यूड दिखाकर जा रहा है और उसे बोले इसमें पॉइजन भरा हुआ है, मतलब सीरियसली। और वहीं लिंग पचाक जो जैसे ही उस रूम से बाहर आया उसने उस डोर को बंद किया और उस डोर पर वो लीन होते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लग गया। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, हाँ लानवांग जी तुम पक्का किसी दिन मेरी जान ले लोगे, इतने क्यूटली यार कौन करता है, हाय मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए लिंग पचाक आगे बढ़ रहा था और उस रूम के आसपास जो कुछ सर्वेंट्स और मेट्स थे वो तो बस अपने इस किंग का ऐसा बोल्ड रूप देखकर बिल्कुल मेस्मराइज हो गए। तो मतलब वो इतना ज़्यादा क्यूटली बात कर रहा था उसने अपने आप में ही कि वो सर्वेंट सिर्फ एक टक लिंग पचाक को देख रहे थे। उसकी ब्यूटी से कोई बच नहीं सकता। लिंग पचाक की ब्यूटी और उसकी हैंडसमनेस के चर्चे तो हेवन तक हैं। और वो सर्वेंट्स वो सिर्फ उसके वो क्यूट एक्ट पर सिर्फ अपनी दिल फ्लैट कर चुकी थी। तो वही हीलिंग पर त्याग जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आया उसने अपना वही स्टिफ और कोल्ड फेस बना लिया एंड जाकर कुछ खाने के लिए लानवांग जी के लिए ले आया और लानवांग जी के सामने रखने हुए बोला, खाओ इसे। वही लानवांग जी ने कहा, मैं क्यों खाऊँ इसे, मुझे नहीं खाना। और वहीं हीलिंग पर त्याग जिसने कहा, बात सुनो यू क्यूट लिटिल ओमेगा, अगर तुमने ये नहीं खाया ना तो तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि अगली दफ़ा उन 6 अल्फाज से तुम्हें खुद बचना होगा। जितने भी अल्फाज होंगे तुम्हें खुद बचना होगा। आइंदा के बाद से मैं कभी तुम्हारी हेल्प के लिए ज़रूरी नहीं कि आ जाऊँ। लिंग पचाक के बाद बहुत अच्छे से जानता है कि जब जब लानवांग जी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आएगा, लेकिन लानवांग जी को खुद को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। और वही लानवांग जिसने ग्लेयर किया और बोला, हाँ तुम नहीं आते ना मैं तब भी उन अल्फाज से बच जाता। ये बोलते हुए लानवांग जी ने अपनी आई को रोल किया। वैसे लानवांग जी कभी ऐसा एक्ट करता नहीं है, वो 17 साल का है लेकिन वो बच्चों वाला एक्ट कभी नहीं करता। लेकिन पता नहीं ये पर्सन उसे ऐसा एक्ट करने पर मजबूर कर रहा है। और वहीं हीलिंग पचाक से कहा, ओह गॉड, तो मिस्टर आप बच जाते हैं उन अल्फाज से, तो ज़रा ये बताइए कि मेरे आने से पहले तुम बचे क्यों नहीं उन अल्फाज से। इस बार पर लानवांग जी ने उसकी जब देखा वो ऐसा था कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था तुम्हारी तरह। ये बोलते हुए लानवांग जी अपनी नज़र चुराने लग गया और वहीं पर जाक जिसके फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, जल्दी से इसे खा लो भाई, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सारे अल्फाज को मार सकते हो। एक तो इस बात पर लानवांग जी ने हीलिंग पचाक की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं सारे अल्फाज को मार सकता हूँ और अल्फाज से तो मुझे नफ़रत है, बहुत नफ़रत। मुझे कोई अल्फा नहीं पसंद, सारे के सारे अल्फाज एक जैसे होते हैं। हम हर ओमेगा को अपने पैर बराबर समझते हैं और अपने पैरों की जूती। ये बोलते हुए लानवांग जी ने उस फूड की तरफ देखा और वहीं हीलिंग पचाक जो समझ सकता था कि लानवांग जैसा क्यों कह रहा है, लेकिन सारे अल्फाज ऐसे नहीं होते। हीलिंग पचाक वो तो ऐसा नहीं है। उसने ये सोचते हुए लानवांग जी की तरफ देखा और बोला, ओ मिस्टर सारे अल्फाज से नहीं होते, कुछ अल्फाज होते होंगे लेकिन सारे अल्फाज से नहीं होते। इस बात पर लानवांग जी ने पचाक की तरफ देखा और बोला, हाँ सारे अल्फाज चीज़ होते हैं, हाँ मेरा बस ना चले तो मैं एक एक को जाकर पॉइजन दे दूँ। इस बात पर पचाक के फेस पर एक स्माइल, उसने बोला, हाँ वैसे योर हाइनेस अगर आप चाहें तो मैं सारे के सारे अल्फाज को हेल हेवन अर्थ हर अल्फ़ा को आपके सामने लाकर एक लाइन में खड़ा कर देता हूँ, फिर आप उनको एक एक करके सबको शूट कर दीजिएगा। इस बात पर लानवांग जी पचाक की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे योर हाइनेस कहना बंद करो, और दूसरी बात, हाँ मुझे सारे अल्फाज को मारने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और अगर मुझे सारे अल्फाज को मारना होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। ये बोलते हुए लानवांग जी ने उस फूड की तरफ देखा और उसे बहुत भूख लग रही थी, लिटरली बहुत भूख लग रही थी। ये सोचते हुए लानवांग जी उस फूड को खाने लग गया। वहीं हीलिंग पचाक जो कि अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके सिर्फ और सिर्फ लानवांग जी की तरफ देख रहा था। हाँ और लोगों को देखो जो उसके सामने बोलने तक से घबराते हैं, उसकी आंखों का प्रेशर झेल नहीं पाते। और ये पर्सन इसके साथ हीलिंग पचाक क्या सॉफ्ट हो गया और ये सामने बैठा ओमेगा उसे बोल रहा है वो सबसे पहले उसे मारेगा, मतलब द डेविल किंग को धमकी देने की कोशिश कर रहा है ये लिटिल ओमेगा। इसे पता नहीं है अगर हीलिंग पचाक चाहे तो उसे 2 मिनट में यहाँ पर ख़त्म कर सकता है, नहीं नहीं 2 सेकंड में ख़त्म कर सकता है। ये सोच रहा था हीलिंग पचाक तभी लानवांग जी ने कहा, मुझे पानी भी चाहिए। और वहीं हीलिंग पचाक जो सोच रहा था कि वो इसे 2 सेकंड में ख़त्म कर सकता है, 1 सेकंड में ख़त्म कर सकता है, और जैसे इसकी बात सुनता है वो बोलता है, क्या मैं पानी ला के दूँ। इस बात पर लानवांग जी बोलता है, हाँ तो तुम नहीं लाओगे तो कौन लाएगा, मैं बाहर था कि जिससे मांगूँ। इस बात पर हीलिंग पचाक उसे आप देखते हैं, बोलते हैं, नहीं ला रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है हीलिंग पचाक से बात करने की ऐसी हिम्मत कोई नहीं कर सकता।
तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें चाहूँ तो 2 सेकंड में ही पर मार सकता हूँ। इस बात पर लाल मांग जिसकी तरफ देखता है बोलते हैं, हाँ तो रोका किसने है, मारो ना मुझे, मार दो जान से, मैं तो चाहता ही हूँ मरना। हाँ। ये बोलते हुए लाल मांग वापस से उस फूड को खाने लग गया, क्योंकि लाल मांग ने सोच लिया था कि वो इस तरीके से किंग से बात करे तो पक्का उसका मरना तो पक्का है। अभी पता नहीं कैसे ये किंग इस पर मेहरबान हो रहा है, लेकिन लाल मांग का मरना तो पक्का बनता ही है। तो लाल मांग क्यों ना अपने उन हेवन के रूल्स को छोड़कर अच्छा तो यहाँ पर टेस्टी टेस्टी फूड जो उसे मिल रहा है वो खा ले। तो सोचते हुए लाल मांग वो फूड खा रहा था और वो सोच चुका था कि भाई वो मरने वाला है। आखिर उसने डेविल किंग से पंगा लेने की जो हिम्मत की है। और वहीं एलिन पैट्रियार्क जिसने सिर्फ लाल मांग को जब देखा और एक टीफा शाय किया कि मतलब सीरियसली उसने जिस ओमेगा को पसंद किया है वो ये है, और एलिन पैट्रियार्क उसके जो बचने वाले हैं। ये बोलते हुए एलिन पैट्रियार्क ने उस डोर को ओपन किया और लाल मांग के लिए वाटर लेने चला गया। ज़्यादातर एलिन पैट्रियार्क इस रूम में आता नहीं है और किसी को इस रूम में आने की इजाज़त भी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर पानी ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन क्लीन हमेशा ये रूम रहता है, क्योंकि एलिन पैट्रियार्क इसे खुद करता है और किसी को आने की इजाज़त नहीं है इस रूम में। और वहीं एलिन पैट्रियार्क जैसे ही लाल मांग को पानी ला कर देता है, लाल मांग बोलते हैं, हाँ हाँ अब सकून मिला। ये बोलते हुए लाल मांग ने अपने बिल्कुल स्टमक को फुल करके पूरा खाना और पानी पी लिया था। और इस पूरे प्रोसेस में एलिन पैट्रियार्क से एक टक बस देखे जा रहा था कि ये उसका ये फाइस्टी ओमेगा किस तरीके से सब कुछ खा रहा है। मतलब सीरियसली यार, एलिन पैट्रियार्क उसने भी 2 दिन से लाल मांग के लिए कुछ नहीं खाया, और वो एटलीस्ट एक दफ़ा भी पूछ नहीं सकता। एलिन पैट्रियार्क ऐसे खड़ा हुआ था कि लाल मांग से पूछ ले, लेकिन नहीं, उसने सारा खा लिया। और बस एलिन पैट्रियार्क देख रहा था कि मतलब सीरियसली उसने ऊपर देखा उस सीलिंग को एंड बोला, मदर सीरियसली आपने मेरे लिए यही ओमेगा देना था, यही ओमेगा पसंद करना था। ये बोलते हुए अपने हेड को नो में शेक किया। और वहीं कुछ टाइम के बाद एक बचाक वहाँ से जा चुका था स्मोक की तरह अपेयर होकर, और लाल मांग के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी डार्लिंग बचाक को ऐसे अपेयर होता और जाता हुआ देख चुका है। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस अब वो उस रूम को पूरी अच्छी तरीके से देखने लग गया। देखने से तो ये रूम बहुत अच्छा लग रहा है। उसने लाल मांग जी ने सोचा था कि हेल तो बहुत बुरा होता होगा, हेल में ये होता होगा वो होता होगा और खून होते होंगे और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये रूम तो ऐसा नहीं लग रहा। तो लाल मांग जी ने अच्छे से उस रूम को देखा, जो रूम बहुत बड़ा था, बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा कि उसमें लाल मांग जी के जैसे 10 रूम आ जाएँ। और वहीं लाल मांग जी ने पूरे रूम को देखा एंड देन उसने हल्के से उस रूम के और ऊपर की तरफ देखा, जहाँ पर स्टार्स, वो पूरा का पूरा आसमान नज़र आ रहा था। हाँ, लाल मांग जी ने पहले नोट नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला जो उसका फ्लोर था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। लाल मांग जी बिल्कुल देखकर अमेज़ था। इस टाइम पर रात का वक्त हो रहा था और वो वहाँ पर स्टार्स और वो मून नज़र आ रहा था। लाल मांग जी ने सब कुछ देखा एंड देन वो हल्का सा उस बेड से उतरा एंड देन फिर उसने एक चीज़ और नोटिस की कि इस पूरे के पूरे रूम में ब्लैक और ग्रे कलर के अलावा और कुछ गोल्डन कलर के अलावा कोई भी कलर है ही नहीं। ये पूरा रूम ब्लैक, ग्रे और गोल्डन कवर के हर चीज़ से बिल्कुल फुल है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हो ना। और वहीं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट गेट है। लाल मांग जी ने उस ट्रांसपेरेंट गेट से बाहर झाँक कर देखा तो वहाँ पर पूरा जिम एरिया था। उसके बाद ऐसे ही उसने देखा कि उस एरिया के अंदर भी मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट गेट्स हैं। लाल मांग जी को कुछ क्यूरियोसिटी हुई कि वो जाकर उन गेट्स को चेक करे। तो लाल मांग जी ने उस डोर को ओपन किया एंड देन उस ट्रांसपेरेंट डोर को ओपन किया एंड देन अंदर गया तो वो देखा पूरा जिम एरिया था। फिर लाल मांग जी थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसने देखा वहाँ उस जिम एरिया के अंदर भी एक ट्रांसपेरेंट डोर है। तो लाल मांग जी ने उस ट्रांसपेरेंट डोर को भी ओपन किया तो उसने देखा कि पूरा एक बहुत बड़ा सा पूरा वार्डरोब वो एक रूम की तरह था और बहुत बड़ा था। वहाँ पर ना जाने कितने अलग अलग तरीके के जेम्स रखे हुए थे, वॉचेस, हर चीज़ थी। और इसके अलावा वो लंबे लंबे कार्डिगन्स, हाँ वो लंबे लंबे कार्डिगन्स जो कि लिटरली फैदर से बने हुए बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो सब ब्लैक कलर में थे, सब ब्लैक कलर में थे। और बहुत सारे बूट्स जो एंजल के लिए कभी नहीं होते। एंजल्स हमेशा अपने वही वाइट कलर के उन रोब्स में रहते हैं, अपने उस हेयर में कुछ एसेसरीज लगाकर, अपने उन फेदर्स के साथ। उनके जो फेदर्स होते हैं उनके लिए वही सब कुछ होते हैं। और अभी लाल मांग को उसके वो फेदर्स मिले नहीं हैं। जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तब उसे उसके फेदर्स मिलेंगे और उनके फेदर्स पे लगाने के लिए कुछ एसेसरीज। लाल मांग जी सब देख रहा था, वो बहुत ब्यूटीफुल था, सब बहुत ब्यूटीफुल था। लाल मांग जी ने उस पूरे रूम को देखा। इन द एंड वो सबसे बाहर आया एंड वापस वो उस रूम में बैठ चुका था उस बेड पर। उसके बाद उसने दूसरी तरफ देखा जहाँ पर शायद रूम से बाहर निकलने का डोर था। उसने कुछ देर वेट किया कि शायद एलिन पैट्रियार्क आएगा। वो आए ही लगभग 15 मिनट। लाल मांग जी ने पूरा 15 मिनट एलिन पैट्रियार्क का वेट किया था, लेकिन आया ही नहीं वो।
और लालबाग जी के अंदर की क्यूरियोसिटी, वो जानने की कि हेल होता कैसा है, वो कभी हेल में नहीं आया, क्योंकि हेल में जब भी कोई मीटिंग होती थी तो हमेशा कोई हाई ऑफिशियल्स वगैरह ही आया करते थे। तो इस वजह से लालबाग जी ने क्यूरियोसिटी के चलते, आखिर वो था भी तो 17 साल का ही सिर्फ, तो ये सोचते हुए लालबाग जी ने उस डोर को ओपन कर दिया। एंड देन उसे बाहर देखा, वो बहुत बड़ा सा कैसल था, बहुत बड़ा सा, लेकिन वो सब पूरा ब्लैक कलर का था, ब्लैक रेड क्रिस्टल से लगा हुआ। लालबाग जी ने सोचा था कि वो कोई खंडर जैसी जगह होगी है, लेकिन ये पूरा बहुत बड़ा पैलेस था। लालबाग जी थोड़ा थोड़ा उस स्टेयर से उतरता हुआ नीचे आया। उसने उस हल्का सा उस तरफ देखा जहाँ पर बहुत बड़ी विंडो थी। उसने लेफ्ट साइड में देखा तो वहाँ पर बहुत बड़ी विंडो थी, और वो विंडो के बाहर बहुत ब्यूटीफुल सीनरी थी। वो गार्डन, और जहाँ पर ब्लैक वाइट और सिर्फ रोजेस थे, सिर्फ रोजेस। और लालबाग जी वो सब देखकर बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो चुका था। वो चीज़ और वो नज़ारा, वो सीनरी ही इतनी ब्यूटीफुल थी कि कोई भी पर्सन उस सीनरी को देख ले तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़्ड हो जाए। लालबाग जी के कदम उस पूरे के पूरे विला में सिर्फ दौड़ रहे थे। वो कभी इधर जाता, कभी उस किचन को देखता जो बहुत बड़ा था। हर चीज़, लालबाग जी ने सोचा भी नहीं था कि वो हेल का भी इतना ब्यूटीफुल भी लग सकता है। उसके तो बिल्कुल माइंड में हेल की एक अलग ही तस्वीर थी, हेल की एक अलग ही इमेज थी कि कोई भूत वाली जगहें होंगी जहाँ पर ना जाने कितने मॉन्स्टर होते होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ज़्यादा। लालबाग जी सब देखकर बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो रहा था। और देखते देखते कब 3 घंटा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 घंटे होते हुए पूरी सुबह हो चुकी थी। हाँ, सुबह हो चुकी थी, और लालबाग जी उस पूरे कैसल को बहुत अच्छे तरीके से घूम चुका था। और वहीं लालबाग जी जब आखिरकार थक गया और उसे दोबारा से भूख लगने लग गई, तो फिर उसने एक चीज़ नोट की कि उस पूरे कैसल में, मतलब अभी अभी इस टाइम पर कोई नहीं है। लिटरली में उस पूरे कैसल में भी कोई नहीं था। एक्चुअली पर जाके जाते वक्त हर किसी को उस कैसल से धक्के मार कर बाहर निकला था, और क्या इन बचा के बात कोई भी नकार सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक आवाज़ पर इन बचा कि हर कोई उस कैसल से बाहर जा चुका था। और वहीं लगभग लालबाग जी को बहुत गुस्सा आया कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, और ये लिंक बचा का बच्चा भी उसे अकेले छोड़कर चला गया। ये सोचते हुए लालबाग जी उस किचन में गया। उसने देखा कि हाँ, वहाँ पर हर चीज़ है कुक करने की, लेकिन वो बात अलग है कि लालबाग जी को कुक करना ही नहीं आता। वो आखिर प्रिंस था, भले से वो जिस भी सिचुएशन में हो, लेकिन उसने कभी कुक नहीं किया। ये सोचते हुए लालबाग जी आप आसपास कुछ ऐसा देख रहा था जो वो खा सके। एंड आखिरकार उसे कुछ वेजिटेबल्स नज़र आ गए जो हम ऐसे खा सकते हैं, लाइक कैरेट, क्यूकम्बर, और वो उन्हीं वेजिटेबल्स को कट कर कर बैठ कर खाने लग गए, और डाइनिंग पर चाक का इंतज़ार करने लग गए। अपने हाथ में एक नाइफ़ को लेकर उस डाइनिंग टेबल पर बैठ कर अपने उसी हाथ से उस नाइफ़ को उस डाइनिंग टेबल पर मारते हुए वो बैठ चुका था। और वहीं जैसे ही चाक उस कैसल के अंदर अपेयर हुआ, उसने देखा लालबाग जी को, जबकि एक हाथ से अपने हाथों में क्यूकम्बर लिए खा रहा है, और दूसरे हाथों से नाइफ पकड़े उस डिनर टेबल पर टक 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 करते हुए मार रहा है। जैसे ही इलिंग पचाक ने देखा, उसने एक गल्प किया। वो इतने बड़े बड़े हेवन के ऑफिसर से नहीं डरा जितना अभी उसे इस लिटिल फर्स्ट ओमेगा को देख कर डर लग रहा है। इस बात पर इलिंग पचाक ने लानन तुम यहाँ क्या कर रहे हो रूम में? इस बात पर लालबाग जी खड़ा हुआ और उसे कहा, यू डेविल किंग, तुम मुझे कब से यहाँ पर छोड़ के चले गए हो? लगभग 7 घंटा हो चुका है, और तुम कहाँ गए थे? हाँ, ये बोलते हुए लालबाग जी उस नाइफ को लेता हुआ आगे बढ़ा था। इलिंग पचाक चाहता तो अभी उस नाइफ को आराम से गिरा चुका सकता, लेकिन अभी उसका फर्स्ट मेगा उसके आ रहा है। लालबाग जी अपने एक कदम बढ़ाते हुए इलिंग पचाक के पास आ रहा था। इलिंग पचाक एक कदम पीछे ले रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था इस फर्स्ट मेगा से। और वहीं इलिंग पचाक वो पीछे की तरफ उस फॉल पे वो चुका था, और वहीं लालबाग जी जिसने एक उस नाइफ को पकड़ा और इलिंग पचाक के बिल्कुल एयर्स के पास उस नाइफ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से मारा। वो नाइफ जाकर इलिंग पचाक के बिल्कुल एयर्स के बराबर में लगा था, और लालबाग जी इलिंग पचाक की आंखों में देखा था और उसने कहा, यू मुझे छोड़ कर चले गए थे? क्या इरादा था तुम्हारा? हाँ, तुम मुझे इस विला के अंदर मारना चाहते थे, तो ऐसे ही मार दो ना। और वहीं इलिंग पचाक जिसने एक गल्प किया, लालबाग जी को थोड़ा पुश किया और बोला, मैं तुम्हें क्यों छोड़ कर जाऊँगा? इतनी मुश्किलों से लाया हूँ हेवन ऑफिसर से सारे लड़कर, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा, ऐसे ही जाने दूँगा? इस बात पर लालबाग जी बोलते हैं, फिर तुम हो ही कौन मेरे? हाँ, जो मुझे अपने पास रखोगे, अपने साथ रखोगे? हाँ। इस बात पर इलिंग पचाक कुछ बोल नहीं पाया। हाँ, वो है ही कौन? इस बात पर इलिंग पचाक ने बोला, हाँ, मैं हूँ कौन तुम्हारा? ये बोलते हुए एक कदम पीछे हुआ।
और फिर उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उसे बोला, हाँ मैं तुम्हारा कुछ हूँ नहीं ना, तो मैं अभी तुम्हारा सब कुछ बन जाता हूँ। ये बोलते हुए लिंग बचाक ने लान वांगजी के उस हैंड को पकड़ा, लानजान के उस हैंड को पकड़ा, एंड देन वो वहीं पर स्मोक से, ब्लैक स्मोक से कहीं गायब हो चुका था। लान वांगजी तो बस देखने लगा कि उसके सामने की सीनरी उस ब्लैक स्मोक से कवर हुई, और फिर वो एक नई जगह पर। लान वांगजी थोड़ा सा गौर से देखा तो वो हेवन के, हाँ हाँ, वो हेवन के उस प्रीस्ट हॉल में थे। लान वांगजी ने देखा वो सामने वो हेवन के वो एंजल थे। और वहीं इलिंग पचाक, जैसे ऐसे ही प्रीस्ट ने इलिंग पचाक द डेविल किंग को देखा, वो डर चुका था। उसने कहा, डेविल किंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात पर इलिंग पचाक ने उसकी तरफ देखा और बोला, वो सिल्वा। और वहीं वो प्रीस्ट, उसने एक दफ़ा लान वांगजी की तरफ देखा और एक दफ़ा इलिंग पचाक की तरफ। उसने बोला, जी 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 जी, क्या 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 प्र- प्र- क्या बोले? उस एक दफ़ा फिर से एलिन पैचराक ने अपनी वॉइस को रेस किया और कहा, मैंने कहा वो सिल्वाओ। और वो प्रीस्ट, उसने सबसे पहले तो अपनी कुछ पावर्स की मदद से वहाँ पर लेंस शॉन को इनवाइट कर लिया था कि वो जल्दी आए, क्योंकि डेविल किंग को देखते ही उस प्रीस्ट की तो सिटी पिट्टी गुम हो चुकी थी। और वहीं कुछ ही सेकंड में वहाँ पर लेंस शॉन भी आ चुके थे। जैसे उन्होंने डेविल किंग को देखा, उसने ग्रीट किया, उन्होंने कहा, डेविल किंग आप हेवन में क्या कर रहे हैं? इस बात पर डेविल किंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने फ़ौरन से लैंस शॉन की तरफ देखा और बोला, मुझे पता था, एक्चुअली मेरे साइड से कोई है नहीं सिवाय वैनिंग के। ये बोलते हुए वैनिंग भी यहाँ पर कुछ टाइम में अपेयर हो चुका था। उसने कहा कि लान वांग जी के आप छो भी रखते हो, लेकिन हैं उसके तुम फादर, तो तुम्हारा यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोलते हुए लैंस शॉन की तरफ उसने देखा और बोला, प्रीस्ट, मैंने कहा वेडिंग स्टार्ट करवाओ। और वहीं लगभग 10 मिनट में वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हाँ, आखिरकार वो डेविल वो एंजल एक हो चुके थे। उसके बाद लेंसन ने कहा कि क्या हुआ ये, मैं मैरिज करवा दी? इस बात पर लाल मंगजी के फेस पर एक स्माइल आ गई। एक्चुअली वो खुद चाहता था कि या तो ये डेविल से मार दे या फिर एक साथ मैरिज कर ले, क्योंकि वो लाल मंगजी इतना तो जान चुका है, ये डेविल इसके पास पावर बहुत है, और अगर लानजान इसके साथ रहा तो ऑफ कोर्स उसके पास बहुत पावर होगी, और फिर कोई भी एल्फा उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख पाएगा। और अपने आप को सेव करने के लिए लान वांगजी को सिर्फ यही ऑप्शन ठीक लगा। लेकिन इसे बहुत जल्द इस बात का रिग्रेट भी होने वाला है कि जैसे ही उनके ये वॉर्स कंप्लीट हुए, लान वांगजी के बच्चा फौरन से अपने वापस उसी कैसल में आ चुके थे। उनके कैसल में आने के बाद लान वांगजी ने कहा, हाँ ओके, सही है, अब तुम डेविल किंग और मैं डेविल क्वीन, ये कंप्लीट हो गया। ये बोलते हुए लैनमंग जाकर उस डिनर टेबल पे वापस बैठ गया। इस बात पर लिंग पचाक सामने लैनमंग जी के बिल्कुल सामने आकर उस डाइनिंग टेबल पे बैठ गया और उसने कहा, तुम्हारी और मेरी मैरिज कंप्लीट हो चुकी है, यू नो ना? इस बात पर लैनमंग जी का, मैं जानता हूँ। ये बोलते हुए उसने वापस से उस एक वेजिटेबल, उस क्यूकम्बर के पीस को अपने मुँह में डाल लिया और उसने कहा के बाद लिंग पचाक ने कहा, तो एम आई राइट कि तुमने लोगों से बचने के लिए मुझसे मैरिज की है, ताकि कोई भी अल्फा तुम्हारी तरफ देख ना पाए, है ना? इस बात पर लाल जी ने एक शॉकिंग आई से अपनी बच्चा की तरफ देखा, बोला, तुम्हें कैसे बताओ? वो खाते खाते बोल रहा था, आखिर वो था भी तो एक 17 साल का बच्चा ही ना, उसे कितनी अकल होगी। ऊपर से बचपन से वो इतना अपने कैसल से बाहर भी नहीं निकला, अपने रूम से बाहर भी नहीं निकला, तो इतना उसे लोगों की समझ नहीं है, लेकिन उतना पता है, वो अल्फाज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और वहीं इन बच्चा के फेस पर एक स्प्रेक आ गया। उसने बोला, तो तुमने और अल्फाज से बचने के लिए मुझसे मैरिज तो कर ली, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ही लान वांगची ने ये बात सुनी, उसने अपनी आंखों को बड़ा कर लिया। उसने बोला, क्या मतलब? अब लान वांगची के बिल्कुल माइंड में ये बात स्ट्राइक की थी कि हाँ, कि उसे उन अल्फाज से बचने के लिए तो वॉस ले लिए लान वांगची, लेकिन उसे उसे उस ट्रैवल किंग से कौन बचाएगा? जैसे ही उसे ये सोचा, उसको कफिंग होने लगे थे, उसको बहुत ज़्यादा कफिंग होने लगे, तो इलिंग पचाक ने उसको एक ग्लास वाटर दिया और बोला, काम डाउन स्वीटी, काम डाउन। इस बात पर लान वांगजी उस ग्लास को नीचे फेंका, बोला, शट अप। ये बोलते हुए लान वांगजी उस चेयर से उठा एंड अपने रूम में जा चुका था। उसने उस रूम के डोर को बंद किया
एंड देन उस डोर पर लीन हुआ और गहरी गहरी सांसें लेने लग गया और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। लालनाग जी लिटरली आज दिल से खुशी से बहुत तेज़ स्माइल कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़। उसे आज उसे आज पता चल गया, वो भी किसी के लिए मीन रखता है, उसके पास भी उसका कोई रिश्ता है, अपना है, उसका कोई रिलेशनशिप है। ये सोचते हुए लालनाग जी ने बहुत बड़ी स्माइल की। अब लगभग हम पूरे के पूरे 1 साल के बाद का सीन देखते हैं। 1 साल के बाद फिल्म बच्चा को बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा। कभी कफिंग होती, कभी वॉमिट होता और कभी उसकी हालत इतनी ख़राब होती, कभी वो चक्कर खा गिर जाता। और वो द डेविल किंग है और वो किसी हीलर को कैसे चेक करवा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। लालनाग उसके पीछे पड़ा हुआ था कि तुम्हें चेक करवा लेना चाहिए, तुम्हें चेक करवा लेना चाहिए। लेकिन क्या इलिक बच्चा कोई भी बात सुनने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा मैं डेविल किंग हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये बोलते हुए इलिक बच्चा काफ़ी टाइम से 1 महीने से नहीं कर रहा था। लेकिन आखिरकार जब इलिक बच्चा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर आखिरकार वो हीलर के पास चला ही गया। एंड देन हीलर ने उसे जो बात बताई, हिम बचा के सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, बहुत ज़्यादा। जैसे ही वो ये बात सुनने के बाद उस हीलर रूम से बाहर आया, उन्हें लालनाग जी तरफ देखा। लालनाग जी ने कहा क्या बोला हीलर से? इस बात पर हिम बचा ने कहा हीलर ने बोला है कि एक्चुअली ना मुझे ना बर्तन थोड़े कम धोने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे अपने ओमेगा से कहना चाहिए कि वो थोड़े से बर्तन धो दिया करे, क्योंकि ना एक्चुअली मुझे एलर्जी हो गई है उस सोप से, जिस सोप से ना हम लोग डिशेस वॉश करते हैं। इस बात पर लालनाग जी ने अपनी आई को रेस क्या बोला, सीरियसली डॉक्टर ने ये बोला है? इस बात पर पटाक ने बोला हाँ, जो है हीलर, उन्होंने यही कहा है कि तुम्हें डेविल किंग होने के बाद, द किंग, द एम्पर, द क्रूल, द रूड एरोगेंट एम्पर होने के बावजूद भी इस तरह से डिशेस वॉश नहीं करनी चाहिए। अपने ओमेगा से बोलना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कर दे, क्योंकि तुम्हें एलर्जी हो चुकी है इस चीज़ से। और वही लालनाग जी हाँ, ये ऐसा कहा है, लेकिन अब आज के डिशेस कौन वॉश करेगा? वाकई तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? हाँ, तो फिर तुम डॉक्टर को ये भी बोल दो कि मेरे ओमेगा को अल्फाज को धोना आता है, ना कि डिशेस को धोना। ओके? ये बोलते हुए लालनाग जी अपने हेयर्स को फ्लिप करता हुआ आगे बढ़ चुका था। और वहीं इलिक बचा, जिसे पता है उसने इन्हें 1 से 2 सालों में लालनाग जी को कितना सर पर चढ़ा दिया, कितना ज़्यादा बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया है कि अब तो लैन शियान भी उसके सामने कुछ बोलने तक से डरते हैं। हाँ, जितनी ख़राब इमेज उससे पहले इलिक बचा की थी कि वो किसी के ऊपर मर्सी नहीं करता, अब लालनाग जी की है कि होता डेविल किंग द इलिक बचाक उस पर मर्सी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और वहीं जैसे ही लालनाग जी थोड़ा सा आगे गया, फिर उसने पलटा जहाँ पर इलिक बचाक अपनी आंखों में आंसू लिए सिर्फ लालनाग जी की तरफ देख रहा था। लालनाग जी ने क्या हुआ? ये बोलते हुए लालनाग जी अपने कदमों को बढ़ाता हुआ फौरन इलिक बचाक के पास आया। एंड देन इस बात पर इलिक बचाक ने कहा कुछ नहीं। इस बात पर लालनाग जी ने अपनी आइज़ को छोटा क्या बोला, नहीं बता रहे क्या हुआ है? हाँ, फिर भूल जाना एक बात, आज तुम्हारा कैसल में आखिरी दिन होगा और मैं हेवन में चला जाऊंगा वापस, और फिर तुम्हारे आसपास ऐसा बैरियर लगाऊंगा कि हेल का कोई भी पर्सन आ नहीं पाएगा। तुम जान चुके हो ना कि मुझे मेरी कंप्लीट पावर्स मिल चुकी हैं। इस बात पर जो है इलिक बचाक ने अपने सर को नो में शिक्का बोला, नहीं मैं बता रहा हूँ मैंने कब बोला, क्या मैं नहीं बता रहा। इस बात पर लालनाग जी स्माइल क्या बोला, हाँ जल्दी से बताओ क्या हुआ है। इस बात पर इलिक बचाक ने बोला मेरे मॉम का गिफ्ट आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, और मैं अपनी मॉम का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा परफेक्ट चॉइस की है। ये हमारे एक लाइफ की शायद बहुत ज़्यादा नई शुरुआत है हमारी और हमारे उस लिटिल जॉन की। इस बात पर वांग जी के फेस पर थोड़ा सा अलग से इमोशंस थे। इस बात पर इलिक बचाक ने कहा, हाँ वांग जी सही बोल रहा हूँ, हमने जो सोचा था वही है। इस बात पर लालनाग जी के फेस पर बहुत स्माइल आ गई। उसने कहा सीरियसली? उसने ये बोलते हुए अपने उस हैंड को उठाकर अपने उस स्टमक पर रखा और बोला क्या लिटिल जॉन आएगा? इस बात पर इलिक बचाक के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा हाँ, हमारा लिटिल जॉन आएगा। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले वो लोग लिटिल जॉन नाम बिल्कुल अच्छे से सोच कर रखे हुए थे कि अगर कभी भी इन्फ्यूज़न को SIP की न्यूज़ मिली तो वो लिटिल जॉन नाम ज़रूर रखेंगे, उसका नाम जॉन होगा।
और उसका बर्थ नेम सिजोय, उनका लिटिल यॉन। और अब उनको ये हैप्पीनेस मिल चुकी है। ये सोचते हुए उन दोनों की आंखों में आंसू थे, उन दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था। कुछ अनकहे अल्फाज, कुछ अनकहे जज्बात उस खामोशी में घुल गए थे। ये खामोशी इतनी बुरी नहीं थी, ये खामोशी बहुत अच्छी थी, बहुत कंफर्टेबल। कितने सालों का इंतज़ार था, कितने सालों के प्यास से, कितने सालों के अरमान थे जो इस खामोशी में थे, उस खामोशी में। और वो दोनों और उनका वो लिटिल जॉन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड अगेन से डोंट कॉल मी स्वीट हार्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि उस दिन के बाद से क्या क्या हुआ था, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप चाहते हैं मैं इसका सीज़न 2 लाऊं तो मैं वो भी ज़रूर, मैं आप लोगों की सारी डिमांड्स फुलफ़िल करूंगी। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।